इस सोडियम का एटम है। अब हम जानते हैं सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर। अगर आपके सामने एक साइड 7 लोग हो और एक साइड सिर्फ एक, तो आप किससे लड़ाई करोगे, किससे भिड़ोगे? भाई मैंने आपको मेटल समझा दिया, नॉन मेटल भी समझा दिया, वैलेंसी का टॉपिक भी रिवाइज करवा दिया। हाँ भाई, वो कहावत तो सुनी होगी कि लोहा लोहे को काटता है। लोहा एक मेटल होता है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मेरे साथ पढ़िए, शुरू करते हैं और लिखिएगा जरूर। थोड़ा बहुत रिवाइज करवाता हूं कि आप सबको वैलेंसी के बारे में याद है। वैलेंसी का मतलब होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, यानी एक एलिमेंट किस तरीके से कंबाइन कर सकता है। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल लेते हैं सोडियम का। सोडियम एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से देखिए। ये सोडियम का एटम है। अब हम जानते हैं सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। एटॉमिक नंबर का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर। यानी अगर सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी 11 है। प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन भी 11 है। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि इस समय अभी सोडियम का नेट चार्ज बताइए, तो आपका आंसर क्या होने वाला है? जल्दी से आंसर कमेंट करिए, मैं दिखाता हूं क्या होने वाला है। भाई देखो, इलेक्ट्रॉन की वजह से माइनस का 11, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है। और प्रोटॉन की वजह से कितना, प्लस का 11, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो अगर आप इस समय में नेट चार्ज निकालोगे तो वो कितना आने वाला है, वो आने वाला है 0। कितना, 0। यानी अगर अभी आप देखो सोडियम के ऊपर कोई नेट चार्ज नहीं है, यानी कि 0 है, इसीलिए ऊपर वहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो अभी ये न्यूट्रल है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। पर अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं क्या ये इस समय स्टेबल है, तो आपका आंसर क्या होगा? तो आंसर होना चाहिए कि स्टेबल नहीं है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल अगर किसी भी एलिमेंट को स्टेबल होना है तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। क्या इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है? एक बार ध्यान से देखो, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। चलो, क्या होने वाली है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 2 8 और बचा हुआ 1 बाहर वाले शेल में। तो क्या आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है? नहीं नहीं नहीं, आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। यानी कि अगर इसे स्टेबिलिटी को गेन करना है तो या तो इसे 7 गेन करने पड़ेंगे या फिर 1 लूज करना पड़ेगा, तभी तो आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो पाएंगे और फिर ये स्टेबल हो पाएगा। तो एक बात बताओ, अगर आपके सामने एक साइड 7 लोग हो और एक साइड सिर्फ 1, तो आप किससे लड़ाई करोगे, किससे भिड़ोगे? भाई मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं तो 1 के पास जाने वाला हूं, 7 से कौन पिटे यार। ठीक है, तो यहाँ पे सोडियम भी समझदारी दिखाते हुए एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लूज करता है और अपने ऊपर पॉजिटिव का चार्ज गेन करता है। ये देखते हैं कैसे। भाई अगर ये इस इलेक्ट्रॉन को, इस वाले इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, छोड़ देगा, बाहर भेज देगा, तो एक बात जरा ध्यान से देखो अब क्या कंडीशन बनने वाली है। अब इसके इलेक्ट्रॉन 11 थे, पहले 11 थे, अब कितने हो जाएंगे? अब 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। पर प्रोटॉन कितने रहने वाले हैं? 11 ही रहने वाले हैं, क्योंकि प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, यानी 11 ही प्रोटॉन है। प्रोटॉन की वजह से प्लस का चार्ज, इलेक्ट्रॉन की वजह से माइनस का चार्ज। तो ध्यान से देखो, नेट चार्ज कितना आने वाला है? प्लस का 1 का नेट चार्ज आने वाला है। क्या अब ये स्टेबल हो गया? जी हाँ, अब ये स्टेबल हो चुका है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं और ये स्टेबिलिटी गेन कर चुका है। और इसने एक पॉजिटिव का चार्ज गेन किया है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया है। तो ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव का चार्ज अपने ऊपर गेन कर लेते हैं, वो एलिमेंट्स इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट कहलाते हैं। और हमारे इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट ही मेटल होते हैं। क्या आपको समझ में आया? हमारे इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट ही मेटल्स होते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो सोडियम क्या है? सोडियम हमारा एक मेटल है। क्या है? मेटल है। अच्छा, अगर मैं आपसे इसकी वैलेंसी पूछूंगा तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे इसकी वैलेंसी है प्लस की 1। कितनी? प्लस की 1। तो आप वैलेंसी भी समझ गए होगे, रिवाइज हो गया होगा एक बार आपका, और आप मेटल भी समझ गए होगे क्या होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स क्या होते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन का, और आइए देखते हैं कि आखिर वो क्या है। भाई क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, यानी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी 17 है और प्रोटॉन भी 17 है। समझ गए कि नहीं समझ गए? एक बार लिख लेते हैं। क्या इलेक्ट्रॉन कितने? 17। प्रोटॉन कितने? वो भी 17। अगर मैं कहूं अभी इस समय इसका चार्ज निकालो, नेट चार्ज निकालो, कितना है, तो आपका आंसर होने वाला है नेट चार्ज कितना है? 0 है। नेट चार्ज कितना है? 0। क्यों भाई? प्लस 17 माइनस 17, नेट चार्ज 0। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, अगर मैं वही सेम क्वेश्चन पूछूं क्या ये स्टेबल है इस समय, तो आप कहोगे नहीं स्टेबल नहीं है। क्यों भाई? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओ, 2, 8, 7 आती है ना।
ठीक है। अब आउटर मोस्ट शेल में कितने 7 इलेक्ट्रॉन, और होने कितने चाहिए अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। कितने कम है, 1 कम है। तो एक बात बताओ यार, एक को लूज करेगा, सॉरी एक को गेन कर लेगा या 7 को लूज करना बेहतर समझेगा? भाई हमारी तरह नहीं है, समझदार है, नेचर ने बोल रखा है समझदारी दिखाओ। तो 7 को लूज करने से बेहतर ये समझेगा कि मैं एक को गेन कर लेता हूं, ठीक है। और एक को गेन करने के बाद अपने ऊपर चार्ज ले आएगा कितने का, नेगेटिव का -1। कैसे भाई एक बार समझो जरा। पर अगर इसने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया तो उस केस में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसके पास, इलेक्ट्रॉन हो गए अब 18। अब प्रोटॉन कितने रहे, प्रोटॉन फिर भी कितने रहे, 17 ही रहे, यानी कि प्रोटॉन रहे 17 प्लस 17 प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन हो गए कितने 18। तो इस केस में नेट चार्ज कितना आया, नेट चार्ज आया -1। क्या अब ये स्टेबल हो चुका है? हाँ, अब ये स्टेबल हो चुका है, क्योंकि अब इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं। और ये इसने कैसे किया, ये इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके किया, इलेक्ट्रॉन को गेन करा, माइनस का चार्ज गेन करा, ठीक है। तो वो एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपने ऊपर एक नेगेटिव चार्ज ले आते हैं, ऐसे एलिमेंट्स को इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहा जाता है। और हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ही होते हैं नॉन मेटल्स। क्या होते हैं बच्चों, नॉन मेटल्स। एक बार रिवाइज करवाता हूं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होते हैं मेटल, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं नॉन मेटल। यानी कि क्लोरीन क्या है, क्लोरीन एक नॉन मेटल है। क्लोरीन एक क्या है, क्लोरीन एक नॉन मेटल है। क्यों है, क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों है, क्योंकि वो स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, यानी कि नेगेटिव चार्ज लेके आ रहा है अपने ऊपर, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव बन रहा है। और इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कैसा है, नॉन मेटल। तो आई होप आप समझ गए होंगे क्या मेटल होता है, कौन नॉन मेटल होता है, और कौन इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो एक बार समझते हैं कि ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपने ऊपर नेगेटिव का चार्ज लेके आते हैं, ऐसे एलिमेंट को इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बोलते हैं, और वही हमारे नॉन मेटल होते हैं। और ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को लूज करके अपने ऊपर पॉजिटिव का चार्ज लेके आते हैं, ऐसे एलिमेंट कहलाते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ही हमारे क्या होते हैं, मेटल होते हैं। समझे कि नहीं समझे, दिमाग में डाल लो दिमाग में, समझे। अच्छा एक बार देख लो यहाँ पे, ये हमारी बनाई हुई स्लाइड से, एक बार देख लो यहाँ पे कि मेटल्स आर द एलिमेंट्स व्हिच फॉर्म पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, thus metals are known as electropositive elements. Non-metals are the elements which form negative ions by gaining an electron, thus non-metals are also known as electronegative एलिमेंट्स। आई होप आपको समझ में आया होगा जी। तो मैंने आपको मेटल समझा दिया, नॉन मेटल भी समझा दिया, वैलेंसी का टॉपिक भी रिवाइज करवा दिया। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा। गुरुजी को मेरा प्रणाम। इस चैप्टर में आपको बहुत मजा आएगा अगर आप समझते हुए चलेंगे तो, ठीक है। एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, जो भी मैंने आपको बताया, जो समझाया। कुछ एग्जांपल्स रखे हैं यहाँ पे मेटल के एग्जांपल, जैसे कि आपका आयरन हो गया, आपका एल्यूमिनियम हो गया, सिल्वर, कॉपर, ठीक है। नॉन मेटल जैसे कि आपका हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, आपका सल्फर और आपका ऑक्सीजन। ये कुछ एग्जांपल है, इनको याद कर लेना, समझ लेना, ठीक है। इतना कुछ हार्ड नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कुछ प्रॉपर्टीज जो मैं हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे करते हैं, चलिए वो समझते हैं। सबसे पहले आपकी हार्डनेस। अच्छा, हार्डनेस तो आप समझते होंगे ना, हार्डनेस मतलब कोई चीज कितनी ठोस है, कितना कठोर है। अच्छा, अगर एटम आसपास होंगे, एटम पास होंगे, बहुत पास होंगे, तो उनके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी, जिसकी वजह से उनको तोड़ना बहुत मुश्किल होगा, यानी कि वो हार्ड बन जाएंगे। तो जो एलिमेंट हार्डनेस की प्रॉपर्टी को शो करते हैं, उनको हमने बोल दिया कि वो मेटल है, कि वो क्या है, और वो मेटल है। और जो नहीं करते हैं वो नॉन मेटल है। समझ गए ना। दूसरी प्रॉपर्टी मैं आपको बताऊं तो दूसरी आपकी लस्टर। लस्टर का मतलब होता है शाइनिंग, कि कोई चीज चमक रही है या फिर नहीं चमक रही है। जैसे कि आपको एग्जांपल लेके चले, सिल्वर और गोल्ड, ठीक है, चमकते हैं कि नहीं चमकते हैं, चमकते हैं, आप भी चमकेंगे, ऐसे चिंता मत करिए। तीसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो वो है मैलिएबिलिटी। क्या, मैलिएबिलिटी, ठीक है। इसका मतलब होता है, अगर बेसिकली देखा जाए तो थिन शीट्स में तोड़ सकना, यानी वो एलिमेंट्स जिनको हम थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, उनको हम बोलते हैं कि वो, उनके पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम है मैलिएबिलिटी। क्या नाम है बच्चों, मैलिएबिलिटी। यानी फॉर एग्जांपल सपोज करिए एल्यूमिनियम,
भाई एल्यूमिनियम के तो फॉइल देखे होंगे आपने, उसमें आप सुबह सुबह खाना रख के भी ले जाते होंगे, मैं तो बहुत लेके गया हूं, ठीक है, अब भी करता हूं। यानी कि एल्यूमिनियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं थिन शीट्स में। किसमें? थिन शीट्स में। तो हम कहते हैं कि भाई एल्यूमिनियम के पास मैलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी है। कौन सी? मैलिएबिलिटी की, ठीक है। तो मैलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी जिनके पास होती है उनको भी हम क्या बोल देते हैं कि वो मेटल है। ऐसे जो शाइन करते हैं उनको भी बोल देते हैं कि वो मेटल है। चौथी प्रॉपर्टी की बात करें तो हो जाएगी आपकी डक्टिलिटी। भाई डक्टिलिटी का मतलब अगर सिंपल सिंपल देखा जाए तो वायर्स में कन्वर्ट करना। किसमें कन्वर्ट करना? वायर्स में, पतली पतली वायर्स में कन्वर्ट करना। जैसे भाई आपने कॉपर को देख लो, कॉपर आपका मेटल है, मतलब कॉपर को हम क्या कर सकते हैं, कॉपर को हम वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप देख भी रहोगे आसपास तारे देखे होंगे आपने, तो वो तारे कॉपर की है मान लो, तो कॉपर का एक ऐसा एलिमेंट है जिसको हम वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम बोलते हैं कि कॉपर के पास डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी है क्योंकि उसको वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ऐसे एलिमेंट जो डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी रखते हैं उनको भी हम क्या बोल देते हैं कि वो भी क्या है? वो भी मेटल है। क्या है? मेटल है, ठीक है। अगर हम पांचवी प्रॉपर्टी की बात करें तो वो आपकी डेंसिटी की बात करते हैं। चलिए भाई डेंसिटी आप सब समझते हैं, डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। अगर आपकी वॉल्यूम ज्यादा है, वॉल्यूम ज्यादा है तो आपकी डेंसिटी क्या होने वाली है? कम होने वाली है। कहने का मतलब आपकी अगर ज्यादा वॉल्यूम में मास उतना ही है मान लो तो डेंसिटी कम है, अब कम वॉल्यूम में मास है तो डेंसिटी ज्यादा है। फॉर एग्जांपल आपकी मेटल की बात करें अगर, तो उनमें क्या बात करी अभी हमने कि एटम जो है वो टाइटली पैक्ड होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, बहुत पास पास होते हैं, तो कम वॉल्यूम में हमको ज्यादा मास मिल जाता है जिसकी वजह से डेंसिटी बढ़ जाती है। यानी अगर जो ज्यादा डेंस है, जो ज्यादा डेंस है, जो क्या है? ज्यादा डेंस है, उनको हम क्या बोलते हैं कि वो क्या है? वो मेटल्स हैं। क्या है? मेटल्स। नॉन मेटल की डेंसिटी क्या होती है? कम होती है। जैसे आपका ऑक्सीजन, ये गैस है, बहुत दूर तक फैल जाती है, वॉल्यूम ज्यादा है उसकी, तो उसकी डेंसिटी क्या है? उसकी डेंसिटी कम है। अगर आप लोहे की बात करोगे तो लोहे की डेंसिटी ज्यादा है। डेंस मतलब घनत्व, समझे कि नहीं समझे? चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, और अगर आपको देखना हो तो और कौन सी प्रॉपर्टी हो सकती है? और आपकी हो सकती है कंडक्टिविटी। क्या? कंडक्टिविटी। भाई कंडक्टिविटी का मतलब कि कोई चीज अपने थ्रू हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देती है या फिर नहीं होने देती है। ये सब हम पढ़ते हुए आए पहले से कि कोई एलिमेंट अगर अपने थ्रू हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे रहा है तो वो अच्छा कंडक्टर है हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का, यानी उसकी कंडक्टिविटी अच्छी खासी है, ठीक है। तो वो हम बोलते हैं कि भाई जो मेटल होते हैं ना, मेटल की कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, या फिर कह लो जिनकी कंडक्टिविटी ज्यादा है हमने बोल दिया कि वो मेटल है। वो क्या है? वो मेटल है। समझ में आया कि नहीं आया? वेरी गुड, ठीक है। अगर बात करें और किसी की प्रॉपर्टी की तो हम बात करते हैं इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की। इनकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, ये सब आपको पता होगा, आपने 9 में पढ़ा होगा भाई कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो एक बार याद करवा देता हूं भाई, ऐसा पॉइंट जहां पे आके सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए, उस पॉइंट को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। क्या हो जाए, ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट का मतलब वो पॉइंट जहां पे लिक्विड फेज से किसमें आ जाते हैं? गैसियस फेज में आ जाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? गुड। अब ध्यान से देखो, अगर एटम पास पास है तो उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, यानी उन्हें तोड़ पाना मुश्किल है। अगर तोड़ना है तो आपको ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। अब अगर आप ज्यादा एनर्जी सप्लाई कर रहे हो तो बेसिकली मतलब क्या है कि उनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, उनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, वो देर से मेल्ट होंगे क्योंकि आपको ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। समझे कि नहीं समझे? बहुत बढ़िया। यानी जिनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है वो होते हैं मेटल। कौन होते हैं? मेटल। क्योंकि मेटल में एटम पास पास होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, तो उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट अपने आप ही ज्यादा होता है। और नॉन मेटल का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? कम होता है। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया तो बहुत बढ़िया। यहां पे आपकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हो जाती हैं खत्म। मतलब यही सब है जो आपको इस चैप्टर में पढ़ना है, इन्हीं फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। पर इनमें कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं। एक्सेप्शन का मतलब भाई आप ऐसे समझिए कि एक बच्चा है, ठीक है, मस्ती बहुत करता है, हंसी मजाक बहुत करता है, पर फिर भी अगर आप उससे पूछो भाई तूने पढ़ लिया, कहेगा नहीं मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा। लेकिन सबसे ज्यादा मार्क्स एग्जाम में भी उसी के आते हैं, ठीक है। तो वो एक एक्सेप्शन है भाई, एक्सेप्शन है, यानी कि वो कर लेगा, आपको अपनी पढ़ाई को देखनी है, बाकी तो हमें, ठीक है। तो एक्सेप्शन जैसे कि भाई कार्बन, कार्बन एक नॉन मेटल है,
कार्बन एक नॉन मेटल है, पर कार्बन की एक फॉर्म होती है डायमंड, तो डायमंड भी नॉन मेटल हुआ, लेकिन डायमंड शाइन करता है, डायमंड शाइन करता है, पर आप जानते हैं कि नॉन मेटल के पास लस्टर की प्रॉपर्टी नहीं होती, पर डायमंड के पास है। समझे कि नहीं समझे? दूसरी बात, आपके नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं, पर दोबारा से बात करें डायमंड की, तो डायमंड क्या होता है? हार्ड, बल्कि वो क्या है? वो एक नॉन मेटल है, फिर भी वो क्या होता है? हार्ड होता है। तो यही कुछ एक्सेप्शन होते हैं जो हमें पढ़ने हैं केमिस्ट्री के अंदर। भाई केमिस्ट्री जो है वो फुल ऑफ एक्सेप्शन है, अभी 11 में आओगे तब और आएंगे, ठीक है? तो डरना नहीं है, बस समझते हुए चल रहा है, पढ़ते हुए चल रहे हैं। ध्यान से देखिए, कुछ प्रॉपर्टीज आपके सामने आ गई जो अभी अभी हमने पढ़ी है, ठीक है? लस्टर की बात करें तो देखो, मेटल्स के पास शाइनिंग सरफेस होता है, शाइन करते हैं, चमकते हैं। नॉन मेटल जो है वो नहीं चमकते हैं, पर एक एक्सेप्शन है आयोडीन, आयोडीन है, और दूसरा भी हमने पढ़ा था डायमंड, डायमंड भी तो नॉन मेटल है, कार्बन की फॉर्म है, ठीक है, पर फिर भी वो शाइन करता है, वो चमकता है। आगे देखिए, हार्डनेस की बात करें तो मेटल दे आर जनरली हार्ड, पर नॉन मेटल क्या होते हैं? जनरली सॉफ्ट होते हैं, पर फिर भी यहाँ पे एक्सेप्शन आएगा एक, और क्या? एक्सेप्ट सोडियम, लिथियम एंड पोटेशियम। अब सोडियम, लिथियम, पोटेशियम है तो मेटल, क्या है तो मेटल, पर वो हार्ड नहीं, वो सॉफ्ट होते हैं, हार्ड नहीं, वो क्या होते हैं? वो सॉफ्ट होते हैं, उनको आप चाकू से, नाइफ से आसानी से काट सकते हो, इसीलिए वो एक एक्सेप्शन बन जाते हैं, ठीक है? अच्छा, वहां नॉन मेटल में देखो, डायमंड एक नॉन मेटल है जो कि सॉफ्ट होना चाहिए था, पर वो क्या होता है? वो हार्ड होता है। इनफैक्ट द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द वर्ल्ड। समझे कि नहीं समझे? क्योंकि वो एक एक्सेप्शन है, पढ़ना पड़ेगा यार, ठीक है? आगे देखो, स्टेट की बात करें, स्टेट मतलब कि सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, कैसे, ठीक है? तो मेटल की बात करें तो सॉलिड में एग्जिस्ट करते हैं, भाई लोहा हो गया, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, सॉलिड मिलते हैं ना आपको ये सब, ठीक है? अगर हम बात करें नॉन मेटल की, तो एग्जिस्ट एज सॉलिड और गैसियस। नॉन मेटल जनरली आपको सॉलिड में और गैसियस फॉर्म में ही मिलेंगे, पर एक और एक्सेप्शन है जो हमें पढ़ना है, क्या? एक्सेप्ट ब्रोमीन। भाई ब्रोमीन ना हमें लिक्विड फॉर्म में मिलता है, ब्रोमीन है तो नॉन मेटल, तो या तो सॉलिड होना चाहिए था या फिर गैसेस होना चाहिए था, पर असल में है क्या? वो एक लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि वो एक्सेप्शन हो गया, तो हमें पढ़ना पड़ेगा। मेलेबिलिटी मैंने आपको समझाया कि थिन शीट्स में बांटना, किसमें बांटना? थिन शीट्स में बांटना। तो मेटल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, नॉन मेटल आर नॉन मेलिएबल। मेटल को आप थिन शीट में बांट सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन नॉन मेटल को थिन शीट्स में कन्वर्ट किया नहीं जा सकता है। भाई जैसे आपने देखा होगा लड्डू वड्डू पे वो सिल्वर की वही फॉइल चढ़ा देते हैं ना, क्योंकि सिल्वर एक मेटल है, उसको थिन शीट में, थिन फॉइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। समझे कि नहीं समझे? डक्टिलिटी भी पढ़ा हमने कि वायर में तोड़ने की प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डक्टिलिटी, वायर में कन्वर्ट करने की प्रॉपर्टी को बोलते हैं डक्टिलिटी। तो मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, पर नॉन मेटल क्या होते हैं? नॉन डक्टाइल होते हैं, ठीक है? अच्छा, अभी हमने पढ़ा क्या? कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल जो होते हैं वो बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं, किसके? हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि मेटल में आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे, नॉन मेटल में आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपने पढ़ा होगा, ठीक है? समझे कि नहीं समझे? आगे देखिए एक बार, सिल्वर और कॉपर बेस्ट कंडक्टर होते हैं, किसके? हीट के। और पुअर कंडक्टर भी समझ लेते हैं एक बार, लेड मरकरी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। भाई लेड मरकरी मेटल है तो गुड कंडक्टर होने चाहिए थे, लेकिन वही एक्सेप्शन आ गया कि लेड मरकरी है तो मेटल, पर क्या होता है? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। अच्छा, नॉन मेटल में समझो एक बार, नॉन मेटल क्या होते हैं? वो पुअर कंडक्टर होते हैं, मतलब बेसिकली नॉन मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाते, ठीक है? लेकिन फिर भी एक एक्सेप्शन है ग्रेफाइट, जो कि कार्बन की एक और फॉर्म होती है। ग्रेफाइट है तो नॉन मेटल, पर फिर भी वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन बहुत अच्छे तरीके से करता है, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, वो आप पढ़ लोगे चैप्टर नंबर 4 में। आगे देखो, डेंसिटी की बात करें तो मेटल की डेंसिटी क्या होती है? हाई, पढ़ा अभी हमने, आसपास पास होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, मतलब बेसिकली डेंसिटी मेटल की क्या होती है? ज्यादा होती है, इसीलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा उनके एटम के बीच में पास है ना, इस वजह से तो आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उनको तोड़ने के लिए, तो उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट अपने आप बढ़ जाएगा। तो मेटल हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, नॉन मेटल हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। समझे कि नहीं समझे? बहुत बढ़िया। और नॉन मेटल की डेंसिटी भी क्या होती है? लो। जैसे कि आपके नाइट्रोजन, ऑक्सीजन गैसेज है, भाई वॉल्यूम बहुत ज्यादा है तो डेंसिटी अपने आप क्या हो जाएगी? इनकी कम हो जाएगी। समझे कि नहीं समझे? बढ़िया। सोनरस का मतलब होता है भाई कि ठोकने पे, पीटने पे आवाज करेगा, जैसा आप करते हो ना पिटाई करने पे आवाज, ठीक है? मतलब ठोकने पे, पीटने पे आपको साउंड सुनाई देगा। जैसे आपका लोहा, अगर आप उस पर हथौड़ा मारोगे तो आपको टन करके आवाज आती है ना, क्योंकि लोहा एक मेटल है, और मेटल जो होते हैं वो सोनोरिटी यानी सोनरस की प्रॉपर्टी को कैरी करते हैं, ठीक है? तो जो सोनरस है वो मेटल है हमारे, जो नहीं है वो हमारे कौन है?
नॉन मेटल है। समझे कि नहीं समझे? गुड, ठीक है। तो इसी चैप्टर में आपको बस इतनी ही फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है और उनको याद करना है। हमने कुछ एक्सेप्शन भी देखे, उनको भी अच्छे से समझना है, ठीक है, रिमेंबर करना है, याद करना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पर्सपेक्टिव से। चलिए आगे कुछ देख लेते हैं, एक बार आपके लिए कुछ बढ़िया सा कर रखा है। जैसे भाई देखो, ये डक्टिलिटी है, वायर है, ये मैलिबिलिटी है, थिन शीट्स, ठीक है, लस्टर शाइन कर रहा है, सॉलिडिटी मतलब वही हार्डनेस, ठीक है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन होते हैं? कमेंट करके बताइए, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन होते हैं? ये आपको कमेंट करके अभी बताना है। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा भाई, और पढ़ाई पे ध्यान जरूर दे, वहां मत देखें, पढ़ने पर ध्यान दे, ठीक है। मुझे पता है आप क्या देख रहे होंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो भाई देखो, सलमान खान आपसे पूछ रहा है कि उसके सवालों का जवाब दो, वरना भाई आप जानते हो ना, ठीक है, तो बच के रहो भी, सवालों का जवाब देना पड़ेगा। पहला सवाल है, इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। चलो मैं बता देता हूं। देखो जनरली मेटल्स क्या होते हैं? सॉलिड फॉर्म में होते हैं, पर उसमें एक एक्सेप्शन है आपका मरकरी। कौन? मरकरी, जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है तो वो मेटल, सॉलिड होना चाहिए था पर नहीं, एक्सेप्शन है ना, तो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर। कौन होता है? मरकरी होता है। इसका आंसर कौन हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मर्क्यूरी। समझे कि नहीं समझे? ध्यान से समझिए, समझ गए तो अच्छी बात है। बाकी तीनों का आंसर आपको कहां देना है? कमेंट सेक्शन में देना है। कहां पे? कमेंट सेक्शन में। तो कमेंट करके जरूर बताया कि बाकी तीनों का आंसर क्या होने वाला है। हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। हमें मेटल की ही केमिकल प्रॉपर्टीज को ज्यादातर पढ़ना है, क्योंकि हमारे सिलेबस में नॉन मेटल की इतनी प्रॉपर्टीज नहीं है। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होने वाली बात कर लेते हैं। पहला है आपका कि मेटल ऑक्सीजन के साथ किस तरीके से रिएक्शन करता है, मतलब एयर के साथ। दूसरा, मेटल पानी के साथ किस तरीके से रिएक्शन करता है। तीसरा, मेटल एसिड डाइल्यूट एसिड के साथ किस तरीके से रिएक्शन करेगा। और लास्ट में कि मेटल दूसरे मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ किस तरीके से रिएक्शन करेगा। फॉर एग्जांपल, एक तरफ है आयरन और एक तरफ है आपका कॉपर सल्फेट, तो आयरन कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करके क्या बनाने वाला है वो हम देखेंगे आज की वीडियो में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अच्छा, अगर अब बात करें कि जब मेटल एयर में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो वो बनाता है मेटल ऑक्साइड। क्या बनाता है बच्चों? मेटल ऑक्साइड। फॉर एग्जांपल जरा देख लेते हैं एक बार, जैसे ध्यान से देखो, यहाँ पे आपका एग्जांपल लेते हैं Na का। अगर Na ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, O2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाने वाला है? सोडियम ऑक्साइड बनाने वाला है। क्या बनाने वाला है? सोडियम ऑक्साइड। क्या? सोडियम ऑक्साइड। बढ़िया, थोड़ा बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस नहीं है मेरे ख्याल से। अभी यहाँ पे 2 लगा दीजिए, ठीक है, यहाँ 2 लगाएंगे आप तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 4, ठीक है। तो अब ये बैलेंस हो चुकी है। कुछ इस तरीके से रिएक्शन होगी मेटल की, जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो वो बनाएगा एक मेटल ऑक्साइड, ठीक है। अभी डिपेंड भी करता है मेटल कैसा रिएक्टिव है, कितना रिएक्टिव है, ज्यादा या कम या मीडियम, वो हम देखेंगे, ठीक है। ध्यान से देखो यहाँ पे कि मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड। पोटेशियम की और ऑक्सीजन की रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन अपने आप लिखनी है, कमेंट सेक्शन में बता देना। कॉपर की देखिए, कॉपर जो है ना वो आपका एयर में अगर आप रख दो उसे तो ऐसे रिएक्शन नहीं करने वाला, क्योंकि इतना रिएक्टिव नहीं होता है। लेकिन अगर आप उसको बर्न करो, ठीक है, एयर में बर्न करो तो कॉपर पे लेयर चढ़ जाती है कॉपर ऑक्साइड की। किसकी? कॉपर ऑक्साइड की, जो कि ब्लैक कलर की होती है। जैसे यहाँ पे लिखा भी होगा, इट गिव्स ऑक्साइड। कौन सा ऑक्साइड? कॉपर ऑक्साइड। अब कौन सी कलर की लेयर होती है? ये ब्लैक कलर की लेयर होती है। अगर आपने देखा भी हो, कॉपर के जो बर्तन होंगे, अगर आप उन पे उस पे खाना पकाओगे तो नीचे काले कलर की लेयर निकल के आती है, काले कलर की लेयर चढ़ जाती है, ठीक है, इसी वजह से। मतलब वैसे अगर आप हवा में रख दो उसे तो इतना रिएक्टिव नहीं है जितना सोडियम और पोटेशियम है। तो कॉपर इतना रिएक्टिव नहीं है कि अगर आप उसे एयर में रखो तो एयर के साथ रिएक्शन कर जाएगा, लेकिन अगर आप जलाओगे तब उस पर कॉपर ऑक्साइड की लेयर बनती है, जो कि ब्लैक कलर की होती है। सोडियम पोटेशियम की बात करें तो वो काफी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं अगर आप वो करके रखते हैं। किसमें? केरोसिन ऑयल में। अपने लैब्स में जाके देखना, वहां पे आपको सब पता लग जाएगा। समझ में आया कितना? चलिए आगे चलते हैं। आगे ध्यान से देखिए, ये कुछ एग्जांपल थे जो भी हमने देखे। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अच्छा, अब क्या मेटल ऑक्साइड, जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा तो मेटल ऑक्साइड बना। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, कि वो एसिड की तरह बिहेव करते हैं या बेस की तरह, तो आप कहेंगे बेस की तरह। नहीं पता था तो सुन लो भाई, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। वो क्यों होते हैं बताऊंगा फिर कभी, पर मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर आपने एसिड बेस चैप्टर में पढ़ लिया होगा, ठीक है। पर कुछ ऐसे भी ऑक्साइड्स होते हैं जो कंडीशन के हिसाब से एसिड की तरह और बेस दोनों की तरह बिहेव करते हैं, और ऐसे ऑक्साइड को हम बोलते हैं
एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। जैसे आपका ये एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, लिख लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लेना, छाप लेना, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। क्योंकि ये एसिड की तरह और बेस की तरह, दोनों की तरह बिहेव कर रहा है। अच्छा, आपने पढ़ा होगा जब एसिड बेस की रिएक्शन होती है तो क्या बनता है? सॉल्ट और वाटर। गुड, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहां पे एक एसिड है, ये क्या है? ये एक एसिड है। अब यहां पे ये हमारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। अब अगर यहाँ पे एसिड है तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा? यहाँ पे ये बेस की तरह बिहेव करेगा और हमें क्या मिल जाएगा? हमारा सॉल्ट प्लस वाटर। बढ़िया। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये हमारा बेस है। क्या है? बेस है। ये हमारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। यहाँ पे ये किसकी तरह बिहेव करेगा? एसिड की तरह। और हमें हमारा क्या मिल जाएगा? सॉल्ट प्लस वाटर मिल जाएगा। इसका नाम देख लो एक बार, सोडियम एल्यूमिनेट। सोडियम एल्यूमिनेट। और ये एक डबल सॉल्ट है। क्या आप सबको डबल सॉल्ट के बारे में पता है? डबल सॉल्ट से मेरा मतलब है कि एक ऐसा सॉल्ट जिसमें दो या दो से ज्यादा केटायन हो या फिर एनायन हो। जैसे आप ध्यान से देखो, यहाँ पे एक ये रहा, दो केटायन है, इसलिए एक डबल सॉल्ट की कैटेगरी में आ जाएगा। नहीं पढ़ा तो एसिड बेस में पढ़ाऊंगा। चलो, सोडियम एल्यूमिनेट नाम याद रखना। और अभी क्या बताया मैंने कि जो ऑक्साइड्स एसिड की तरह और बेस दोनों की तरह बिहेव करते हैं, उन ऑक्साइड्स को बोला जाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। याद रख लो, दिमाग में याद कर लो। कुछ एग्जांपल और बताता हूं इसके, जैसे कि आपका जिंक ऑक्साइड हो गया, लिख लेना भाई। आपका लेड ऑक्साइड हो गया, PbO। और आपका वेनेडियम डाइऑक्साइड हो गया, BO2, वेनेडियम डाइऑक्साइड। बेरिलियम ऑक्साइड हो गया, ठीक है। ये भी आपके क्या होते हैं? सारे के सारे ये आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड के एग्जांपल्स है, याद करने बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर। ज्यादातर मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं? पानी में इनसोल्यूबल होते हैं, मतलब पानी में डिसॉल्व नहीं होंगे, पर कुछ हो जाएंगे, कुछ हो जाएंगे। और अगर कुछ मेटल ऑक्साइड्स पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं तो वो बनाते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड्स। क्या बनाते हैं? मेटल हाइड्रोक्साइड। मतलब बेसिकली एल्कलीज बना देते हैं। एल्कलीज पता है ना? एल्कलीज मतलब सोल्यूबल बेसिस, वो बेसिस जो भूल जाते हैं। ध्यान से देखो, यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रखे हैं आपके। ये रहा सोडियम ऑक्साइड, ये रहा पोटेशियम ऑक्साइड। पानी के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या बन जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। देखो, ये पानी में भी इनसोल्यूबल है कि नहीं है? अबे नहीं है, तभी तो बना रहे हैं वो। ये पानी में सोल्यूबल है तो पानी के साथ डिसॉल्व होकर क्या बना लेते हैं? एल्कलीज बना लेते हैं। देखो, ये आपकी एल्कली है, सोल्यूबल बेस है अच्छा खासा। ये भी आपका एल्कली है, सोल्यूबल बेस है। ये रिएक्शन भी याद रखना भी, रिएक्शन बहुत जरूरी है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। आगे देखो, थोड़ा रिवीजन करते हैं। सोडियम और पोटेशियम ऐसे मेटल है जो कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। बहुत ज्यादा रिएक्टिव होने का मतलब है कि अगर आप उन्हें एयर में रख दोगे ऐसे कैसे ही, तो वो बहुत विगरसली, बहुत फास्ट तरीके से रिएक्ट करेंगे, एक्सप्लोजन हो जाएगा और आग पकड़ लेंगे। वही लिखा हुआ है आपके सामने। अच्छा, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक, ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज आप पढ़ोगे आगे, उसमें मीडियम रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। तो इनके ऊपर क्या होता है? इनके ऊपर ना, जैसे अगर आप इन्हें हवा में रख दो तो इनके ऊपर ना एक ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है। इनके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है जो इनको फर्दर कोरोजन होने से बचाती है, जो इनको फर्दर कोरोजन होने से बचाती है, ठीक है। अच्छा, इसी चीज का इस्तेमाल करके एक प्रोसेस जो आपको पढ़नी है उसका नाम है एनोडाइजिंग प्रोसेस। क्या नाम है? एनोडाइजिंग प्रोसेस। तो होता क्या है? एग्जांपल ले लो एल्यूमिनियम का। तो एल्यूमिनियम क्या है? मीडियम रिएक्टिव है। इसके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाएगी, ठीक है। अब वो लेयर थोड़ी पतली सी होती है। अब अगर सोचो, वो पतली सी लेयर उसको फर्दर कोरोजन से बचा रही है। अगर किसी तरीके से हम उस लेयर को मोटा कर दें, ठीक है, उस ऑक्साइड की लेयर को, एल्यूमिनियम के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है जो उसे फर्दर कोरोजन से बचाती है। अगर किसी तरह से हम उस ऑक्साइड की लेयर को थिक कर दें तो हम एक अच्छा खासा एल्यूमिनियम का बर्तन बना लेंगे जो काफी लंबे समय तक चलने वाला है, ठीक है कि नहीं। तो इसी प्रोसेस को हम करते हैं और इस प्रोसेस का नाम होता है एनोडाइजिंग प्रोसेस। अब इसमें क्या करते हैं? इसमें ना हम एनोड पे एल्यूमिनियम की स्ट्रिप को रखेंगे, ठीक है, और उसको हम डालते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर। एसिड के साथ उसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। ये सब आपने पढ़ रखा होगा क्या होता है, एक बार देख लो यहाँ पे, एक बार देख लो। ये देखो, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं। एनोड पे हमने किसको रख दिया? एनोड पे हमने एल्यूमिनियम को रख दिया। एनोड पे हमने एल्यूमिनियम को रख दिया। तो जब आप करंट को पास करोगे तो ये सॉल्यूशन टूटेगा यार, ठीक है। अब होता क्या है कि इसमें से ऑक्सीजन निकल के, क्या निकल के? इसमें से ऑक्सीजन निकल के
एनोड पे आएगी, जानते हो ना एनोड पॉजिटिव होती है, इसीलिए एनोड पे हमने एल्यूमिनियम को रखा है। तो इसमें से ऑक्सीजन निकल के कहां आती है, एनोड पे, एल्यूमिनियम पे। तो होता क्या है कि यहाँ पे धीरे धीरे करके ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है, ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है। वो ऑक्साइड की लेयर हम काफी थिक कर सकते हैं, जिसकी वजह से बाद में उसे पॉलिश करके हमने एक बढ़िया अच्छा खासा बर्तन बना लिया जो काफी लंबे समय तक चलने वाला है। बर्तन या कुछ भी कह लो, कुछ एल्यूमिनियम की डिवाइस चीज बना ली जो काफी लंबे समय तक चलेगी। और इसी प्रोसेस को बोलते हैं एनोडाइजिंग। क्या बोलते हैं बच्चों, इसी प्रोसेस को बोलते हैं एनोडाइजिंग। छाप लो दिमाग में, याद कर लो, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बढ़िया। अगर आ गया समझ में तो आगे चलते हैं। आगे ध्यान से देखिए, सेकेंड रिएक्शन, इसे तो जानते ही होंगे। अरे आप नहीं जानते तो और कौन जानता होगा, इसे आप अच्छे से जानते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेटल पानी मांग रहा है। कहने का मतलब क्या है कि अगर मेटल पानी के साथ रिएक्शन करेगा, थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर मेटल पानी के साथ रिएक्शन करेगा, अगर मेटल पानी के साथ रिएक्शन करेगा तो बनेगा एक मेटल ऑक्साइड। क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड। अगर वो सोल्यूबल है, अगर वो सोल्यूबल है तो पानी में रहेगा और क्या बना लेगा, अभी पीछे बढ़ा, क्या बना लेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड। गुड, क्या बना लेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक है, बढ़िया, गुड। ध्यान से देखो, ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि मेटल प्लस वाटर गिव्स मेटल हाइड्रोक्साइड। पर साथ में गैस भी निकलती है, जिसका नाम क्या है, हाइड्रोजन गैस। क्या नाम है, हाइड्रोजन गैस। याद रहेगा, गुड। तो कुछ ऐसे ही मेटल के रिएक्शन हम वाटर के साथ देखने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सोडियम की। देखो, सोडियम ना एक बहुत हाईली रिएक्टिव मेटल है। तो होता क्या है कि जैसे सोडियम को पानी में डालते हैं, सोडियम बहुत तेजी से रिएक्शन करता है, जिसकी वजह से बहुत एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है और बहुत सारी अमाउंट में हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन बहुत हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो हीट काफी ज्यादा निकल रही है, अब ये काफी ज्यादा हाइड्रोजन जो निकली थी उसके साथ रिएक्शन करके क्या कर लेगी, आग पकड़ लेगी। दोबारा बताता हूं कि सोडियम बहुत हाईली रिएक्टिव मेटल होता है, जिसकी वजह से अगर आप उसे पानी में डालोगे तो एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी और काफी ज्यादा अमाउंट में हाइड्रोजन गैस बाहर आएगी। तो यही हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी बहुत सारी हीट और बहुत सारी हाइड्रोजन आपस में मिलके आग पकड़ लेते हैं, इसलिए सोडियम आपका फायर कैच कर लेता है, एक्सप्लोजन हो जाता है। समझे कि नहीं समझे, बहुत बढ़िया। ठीक है, सेम केस पोटेशियम के साथ भी यही होता है। ठीक है, चलो अब बात करें अगर हम कैल्शियम की। चलो इसे बार लिख लेते हैं, क्या कि सोडियम में हमने पढ़ा कि अगर ये पानी में आप इसे डालो, अगर आप इसे कहां डालो, अगर आप इसे पानी में डालोगे, पानी पिला दीजिए, पानी में डालोगे, ठीक है, तो होगा क्या, पानी में डालने की वजह से हीट बहुत ज्यादा होगी, साथ साथ हाइड्रोजन गैस जो निकल रही है वो भी बहुत ज्यादा होगी, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, आपका एक्सप्लोजन। सेम होता है पोटेशियम के केस में भी। आया समझ में, बहुत बढ़िया। चलो बात करते हैं एक और मेटल जो कि है हमारा कैल्शियम खाया करो, हड्डियां ताकतवर रहेंगी। चलो कैल्शियम की बात अगर हम करते हैं तो देखो भाई, कैल्शियम अगर आप इसको वाटर में डालोगे तो होता क्या है कि रिएक्शन तो हो रही है पर इतनी हाईली एक्सोथर्मिक नहीं है, थोड़ी मॉडरेट अमाउंट में हीट निकलती है। किसमें, मॉडरेट अमाउंट में हीट निकलती है। थोड़ा सा आगे दिखा देता हूं मैं आपको अलग से करके। ये देखो, ये रहा हमारा कैल्शियम, ये रहा हमारा वाटर। तो जो रिएक्शन हो रही है उसमें मॉडरेट हीट निकल रही है। कैसी, मॉडरेट हीट। ठीक है, साथ में जो हाइड्रोजन गैस निकल रही है वो भी ज्यादा नहीं है, समझ गए ना। तो होगा क्या कि एक तो देखो मॉडरेट हीट है, मतलब इतनी सफिशिएंट हीट नहीं होती है कि हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन करके आग लग जाए, एक्सप्लोजन हो जाए। तो जब इतनी सफिशिएंट हीट नहीं मिल रही है और हाइड्रोजन गैस तो वहीं की वहीं है, तो होता क्या है कि वो जो हाइड्रोजन गैस है वो कैल्शियम के नीचे एक बबल की लेयर बनाती है, जिसकी वजह से कैल्शियम अगर आप पानी में डालते हो तो इसी चीजों की होने की वजह से कैल्शियम पानी में फ्लोट करता है, कैल्शियम पानी में तैरता है। क्यों, क्योंकि दोबारा बता रहा हूं एक बार, कैल्शियम जब पानी में गया, रिएक्शन इतनी एक्सोथर्मिक नहीं है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस निकली पर इतनी हीट नहीं थी सफिशिएंट कि हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन करके एक्सप्लोजन, फायर कैच हो जाए। तो होगा क्या, हाइड्रोजन तो वही है, तो वो कैल्शियम के नीचे बबल की लेयर बनाती है, जिसकी वजह से कैल्शियम आपका पानी पे फ्लोट करता है। क्या करता है, फ्लोट करता है।
समझे समझे समझे, बढ़िया, गुड। ठीक है, तो यहाँ पे कोई एक्सप्लोजन तो नहीं हो रहा है, पर वो क्या रहा है, फ्लोट कर रहा है। कौन फ्लोट कर रहा है, अब आपका कैल्शियम फ्लोट कर रहा है। कौन फ्लोट कर रहा है, आपका कैल्शियम फ्लोट कर रहा है। सेम कहानी होती है मैग्नीशियम में, सेम कहानी होती है मैग्नीशियम में। अंतर बस इतना है कि मैग्नीशियम रिएक्शन करता है हॉट वाटर के साथ, हॉट वाटर के साथ, गर्म पानी के साथ रिएक्शन करेगा। सेम कहानी होगी कैल्शियम वाली कहानी, ये वाली नहीं, कैल्शियम वाली कहानी सेम होगी मैग्नीशियम के साथ। बस फर्क इतना है कि मैग्नीशियम आपका गर्म पानी के साथ रिएक्शन करेगा। किसके साथ, गर्म पानी के साथ, गुड। देखो ये आपका सोडियम है, सोडियम को जैसे आपने पानी में डाला तो रिएक्शन काफी एक्सोथर्मिक, हाइड्रोजन गैस काफी ज्यादा, तो ये हीट जो बहुत सारी थी हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन करके एक्सप्लोजन कर देगी, बम धमाका हो जाएगा, फट जाएगा, जैसे आप देख भी सकते हो भाई। ठीक है, ये कहानी होती है सोडियम के साथ, पोटेशियम के साथ। कैल्शियम के बारे में पढ़ लिया, मैग्नीशियम के बारे में पढ़ लिया, वही सब लिखा हुआ है यहाँ पे। कैल्शियम मैग्नीशियम की कहानी सेम है, कैल्शियम मैग्नीशियम की कहानी सेम है, अंतर बस इतना ही है, अंतर बस इतना ही है कि मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ कर रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं। तो देखो कुछ एलिमेंट ऐसे भी होते हैं जो ना तो हॉट वाटर के साथ करते, ना ही कोल्ड वाटर के साथ करते, वो करते हैं स्टीम, भाप के साथ, स्टीम यानी भाप के साथ। कौन कौन से मेटल है, एक बार देख लेते हैं। वो है हमारे एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन। लोहे की ताकत, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, ये तीनों ही ना तो हॉट के साथ ना तो कोल्ड के साथ, किसके साथ, स्टीम के साथ रिएक्शन करेंगे और क्या बनाएंगे, मेटल ऑक्साइड प्लस, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। देखो एक बार, देखो एक बार, देखो एक बार, देखो एक बार, ये रहा एल्यूमिनियम, आयरन पानी के साथ रिएक्शन करी, क्या बना, मेटल ऑक्साइड, क्या बना, मेटल ऑक्साइड, और साथ में कौन सी गैस, हाइड्रोजन। कौन सी गैस, हाइड्रोजन। समझ में आया क्या, मगज में आया क्या, आया क्या, गुड। अच्छा, कुछ एलिमेंट ऐसे भी हैं जो बिल्कुल ही रिएक्शन नहीं करते, भी उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता, कुछ भी करो, कुछ भी हो, गांव में आग लगे, बस्ती में आग लगे, और वो अपनी मस्ती में रहते हैं। ठीक है, जैसे आपका लेड हो गया, आपका सिल्वर, गोल्ड, ठीक है, ये सब ये बिल्कुल लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। यार रिएक्टिविटी सीरीज में आप देख के लोग सबसे नीचे बैठे, इन्हें कोई मतलब नहीं पड़ता, दे डोंट केयर। समझे कि नहीं समझे, चलो आगे चलते हैं। क्विक रिवीजन देखिएगा, आग पे लिए कितना बढ़िया कर रखा है यार। देखो ध्यान से देखो भाई, मजा बहुत आने वाला है, एक बार ध्यान से देख लो, बस ध्यान से देखो। तो यहाँ पे मैग्नीशियम गर्म पानी मांग रहा है भाई, गर्म पानी मांग रहा है। यहाँ पे क्या, सोडियम, और आपका सोडियम पानी से और हवा से बोल रहा है कि भाई मुझसे दूर रहा कर। तो पोटेशियम की भी सेम कहानी है, दूर रहने को बोल रहा है, जान तो नहीं कि दूर रहने को बोल रहा है, गुड। अब कैल्शियम को देखो यार, कैल्शियम तो मस्त अपनी मस्ती में पानी पे तैर रहा है। क्यों तैर रहा है, इसकी कहानी भी आपको पता लग गई है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक पे। थोड़ा सा और रिवीजन है यहाँ पे। चलो इसका आंसर मुझे आप सभी करोगे, आप सब करोगे, कमेंट सेक्शन में इनके आंसर आ जाने चाहिए। जैसे रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, कौन कौन है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। कोल्ड वाटर, ठंडे पानी के साथ रिएक्शन कौन करता है, अब सर्दी आ गई आप तो करोगे नहीं, ये करते हैं क्या, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम करते हैं ठंडे पानी के साथ रिएक्शन। ठीक है, स्टीम के साथ कौन कौन करता है, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन। हॉट वाटर के साथ कौन करता है, कमेंट सेक्शन में अभी के अभी आंसर डालो, अभी के अभी, मैं यहां बता रहा हूं कौन करता है। आपका एक ही है भाई, मैग्नीशियम टीचा। कौन, मैग्नीशियम टीचा करते हैं भाई, मतलब मैग्नीशियम करता है। ठीक है, नो रिएक्शन कोई भी जिसको फर्क ही नहीं है, कौन है वो, रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे वाले हैं भाई, उन्हें फर्क ही नहीं है। जैसे कौन है, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं भाई कि बुलबुलों की लेयर किसके नीचे बन रही है, तो आप कहोगे कैल्शियम और मैग्नीशियम। दोनों में फर्क क्या है कि कैल्शियम कर रहा है कोल्ड वाटर के साथ, सॉरी कैल्शियम कर रहा है कोल्ड वाटर के साथ और मैग्नीशियम कर रहा है हॉट वाटर के साथ। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, आ गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए, थोड़ा सा बड़ा यार। मेटल प्लस एसिड, कौन, मेटल प्लस एसिड, थोड़ा सा भी समझाता हूं आपको। जब आपका एक मेटल और एक एसिड रिएक्शन करते हैं, आपने एसिड बेस चैप्टर में अच्छे से पढ़ा है कि मेटल व्हेन रिएक्ट विद एसिड इट गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। क्या, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, याद है कि नहीं, बढ़िया। चलो, लेकिन ना होता क्या है, एक एक्सेप्शन आता है, क्या, कि जब मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करने जाते हैं, डाइल्यूट एसिड पढ़ रहे हैं, याद रखना कि जब मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करने जाते हैं तो कोई हाइड्रोजन गैस रिलीज ही नहीं होती है। क्या, एक बार लिख के बताता हूं, क्या, देखो यहां पे मेटल प्लस एसिड गिव्स व्हाट, सोल्ट प्लस आपका हाइड्रोजन गैस, गुड गुड, ठीक है। लेकिन अगर यही मेटल
की रिएक्शन हम करा दे, एक एसिड है, एक्सेप्शन है क्या आपका डाइल्यूट HNO3, तो भाई हमें सॉल्ट तो मिलता है लेकिन हाइड्रोजन गैस नहीं मिलती है, क्या मिलता है, पानी मिलता है। अबे ये क्या हुआ, अबे पानी कहां से आ गया, चलिए बात करते हैं। देखो होता क्या है ना कि ये ना आपका बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जानते हो ना क्या होता है, चैप्टर 1 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, थोड़ा बता देता हूं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है कि ये सामने वाले को अपनी ऑक्सीजन देके, सामने वाले को अपनी ऑक्सीजन देके सामने वाले का ऑक्सीडेशन करा देता है, ठीक है, सामने वाले को अपनी ऑक्सीजन देके सामने वाले का ऑक्सीडेशन करा देगा और क्या बन जाएगा, एक बहुत बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये HNO3 जो है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो कि हाइड्रोजन गैस जो निकल रही थी, मतलब जो निकलती इसके अंदर, उसको तुरंत ऑक्सीजन पकड़ा देता है, तो वो H2O बन जाती है। देखो ये बन गई ना, H2O बन जाती है। और ये खुद किस में रिड्यूस हो जाता है, ये खुद बन जाता है यहाँ पे आपका NO बन जाएगा, या तो NO2 बन जाएगा, कुछ भी बन जाएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, कुछ भी बन जाएगा। तो ये कहानी होती है, एक एक्सेप्शन है जो आपको याद करने पड़ेगा। आपको समझ में आ गया, देखो एक बार देख लो क्या मेटल प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, लेकिन एक एक्सेप्शन है क्या, HNO3 क्या मिलेगा, सॉल्ट, हाइड्रोजन नहीं मिलेगी, पानी मिलेगा, पानी, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हाइड्रोजन जो निकलने वाली थी उसको तुरंत ऑक्सीजन पकड़ा दी, तुरंत पानी बन गया और खुद रिड्यूस हो गया किसमें, खुद बन गया क्या, NO, क्या बन गया बच्चों, NO, नाइट्रोजन ऑक्साइड। समझ में आया क्या, बढ़िया। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, अच्छा एक और एक्सेप्शन, भाई केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एक्सेप्शन यार, पर फिर भी दो धुरंधर ऐसे हैं, दो धुरंधर यानी दो मेटल फिर भी ऐसे हैं, आपका मैग्नीशियम और आपका मैंगनीज, मैग्नीशियम और मैंगनीज, जो कि HNO3 के साथ रिएक्शन करके भी हाइड्रोजन निकाल देते हैं। दो धुरंधर ऐसे हैं भाई, उन्हें कोई मतलब नहीं है कि कोई भी एसिड हो, वो फिर भी हाइड्रोजन देंगे ही देंगे, ठीक है। यानी दो एक्सेप्शन, दो मेटल ऐसे हैं मैग्नीशियम और मैंगनीज, जो कि HNO3 के साथ रिएक्शन करके भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर देते हैं। तो ध्यान से याद कर लेना भाई, देखो ये रहा आपका मैंगनीज का सिंबल Mn, ये रहा आपका मैग्नीशियम, रिएक्शन आपके सामने है भाई, देखो मैग्नीशियम क्या बन रहा है, कमेंट करके बताना, ठीक है। तो ये आपकी रिएक्शन थी मेटल और एसिड की। आई होप आपको समझ में ये भी अच्छे से आ गई होगी कि मेटल दूसरे मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ किस तरीके से रिएक्शन करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप आयरन की रिएक्शन कॉपर सल्फेट के साथ कराओगे तो आपको क्या मिलने वाला है। सबसे पहली बात कमेंट करके जल्दी से बताओ कौन से टाइप की रिएक्शन है, कौन से टाइप की रिएक्शन होने वाली है। तो इसका आंसर है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। होता क्या है, एग्जांपल ले लो आयरन का और कॉपर सल्फेट का। जब हम आयरन की रिएक्शन कॉपर सल्फेट के साथ कराते हैं तो आयरन जो कि कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर को कॉपर सल्फेट में से लात मार के भगा देता है और उसकी जगह पे जाके बैठ जाता है। यानी जब आयरन कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा तो आपको मिलने वाला है आयरन सल्फेट और साथ में कॉपर। अब ये क्यों हुआ, क्योंकि आयरन हमारा कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव था और यहाँ पे हमें कौन से टाइप की रिएक्शन देखने को मिली, यहाँ पे हमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने को मिलती है। एक बार सामने ध्यान से देखिएगा, क्या आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, हमें रिएक्शन में क्या मिल रहा है, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर, क्योंकि आयरन जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, उसने कॉपर को लात मार के वहां से भगा दिया और उसकी जगह जाके बैठ गया और हमें मिल गया आयरन सल्फेट। अब इसका आप ऐसे समझ सकते हो कि भाई आपके सामने कोई बहुत ताकतवर आ जाए या फिर कोई ताकतवर और कोई कमजोर है तो ऑब्वियस सी बात है कि ताकतवर इंसान उस कमजोर इंसान को वहां से लात मार के भगा देगा, उसकी जगह पर जाके बैठ जाएगा, जो कि यहां भी हमें देखने को मिल रहा है। एक बार ध्यान से देखिए, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन का कलर होता है ब्लू, क्या ब्लू, लेकिन अब रिएक्शन हुई तो कलर भी चेंज होगा, होता भी है, हो भी सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे होता है क्या, यहाँ पे आपको कलर ब्लू से क्या हो जाता है, आपका लाइट ग्रीन, क्या हो जाता है, लाइट ग्रीन। अब वो इस वजह से हुआ क्योंकि यहाँ कॉपर सल्फेट था, लेकिन जब रिएक्शन हुई तो हमें मिला आयरन सल्फेट, तो कलर ब्लू से क्या हो गया, लाइट ग्रीन हो गया, क्या हो गया, लाइट ग्रीन। और कौन से टाइप की रिएक्शन थी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ध्यान रखिएगा, बहुत बढ़िया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ पे सारी की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं खत्म, आगे बढ़ते हैं अपनी रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर। अच्छा अभी जस्ट हमने समझा कि आयरन हमारा कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है,
पर कैसे पता लगाएं कि कौन किससे ज्यादा रिएक्टिव है? तो उसके लिए हमारे सिलेबस में हमारे पास एक रिएक्टिविटी सीरीज, जहां पे हमने ज्यादा रिएक्टिव को सबसे ऊपर और कम रिएक्टिव को सबसे नीचे रखा हुआ है। चलिए एक बार देख लेते हैं, उसको याद भी कराऊंगा मैं, चिंता मत करो, घबराना नहीं है। एक बार ध्यान से देखो। उससे पहले एक चीज पढ़ लो जिसका नाम है एक्वा रीजिया। क्या नाम है? एक्वा रीजिया। एक बात और, इसको रॉयल वाटर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? वाटर। आखिर ये होता क्या है? कुछ नहीं होता है। एक तो पहली बात, बहुत कोरोसिव और बहुत ही फ्यूमिंग लिक्विड है। कोरोसिव मतलब कि भाई किसी भी चीज को केमिकल रिएक्शन से तबाह कर सकता है, किसी भी चीज को केमिकल रिएक्शन से तबाह कर सकता है, उसको कोरोसिव बोलते हैं। तो काफी ज्यादा कोरोसिव है, काफी ज्यादा फ्यूमिंग है, ठीक है, इसमें से आग मतलब भाप निकल रही होती है भाई, काफी ज्यादा फ्यूमिंग, काफी ज्यादा कोरोसिव है क्या? कंसेंट्रेटेड HCl और कंसेंट्रेटेड HNO3 का मिक्सचर है। क्या? कंसेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का एक मिक्सचर है। तो आप खुद सोचो भाई कितना ताकतवर एसिड बन चुका है ये, ठीक है। इसमें इतनी क्षमता है कि आपके गोल्ड को और आपके प्लैटिनम को भी पिघला सकता है, आपके गोल्ड को और आपके प्लैटिनम को भी अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है, इतना ताकतवर है ये। इसका नाम क्या है? एक्वा रीजिया। और क्या बोलते हैं इसे? रॉयल वाटर भी कहा जाता है। अब इसमें ना HCl और HNO3 का एक रेशो होता है। क्या रेशो होता है? 3:1, यानी इसमें कि आपके 3 पार्ट्स HCl के होते हैं और 1 पार्ट आपका HNO3 का होता है। समझ में आया क्या? और ध्यान रखो, ये इतना ताकतवर है कि ये आपका गोल्ड और प्लैटिनम को भी डिसॉल्व कर सकता है। किसको? गोल्ड और प्लैटिनम को भी डिसॉल्व कर सकता है। सोचो कितना ताकतवर होगा। इसको भी याद रखना भी, डेफिनेशन में पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है। कौन सा मेटल कितना रिएक्टिव है, कितना कम रिएक्टिव है, ये हमें कौन बताने वाला है? तो इसमें हमारी मदद करेगा रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, जो कि हमें ये बताता है कौन सा मेटल कितना रिएक्टिव है। सबसे ऊपर जो बैठा है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, सबसे नीचे जो बैठा है वो सबसे कम रिएक्टिव है। यानी कि जैसे जैसे आप इस सीरीज में ऊपर से नीचे आते हैं तो आपकी रिएक्शन करने की क्षमता यानी रिएक्टिविटी जो है वो घटती जाती है, डिक्रीज होती जाती है, ठीक है। आप पीछे देख सकते हैं मेरे पर। इसको याद करने का तरीका मैं लेके आया हूं। अगर याद करोगे, समझोगे तो भूल नहीं पाओगे, बस याद करते हुए साथ में चलना पड़ेगा। तो एक बार देखते हैं, आइए। क्या? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। पर इसे याद कैसे करें यार? याद कैसे करें? रुको रुको, शांति रखो। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है? आगे आओ। देखो सबसे बढ़िया तरीका है, पुराना तरीका है, और बहुत इसे ऐसे याद कराते हैं। क्या? काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है? आगे आओ। काशी से मेरा मतलब है पोटेशियम, नाथ मतलब सोडियम, ठीक है। आगे चलोगे तो कैल्शियम, माली मतलब मैग्नीशियम, आलू मतलब एल्यूमिनियम, जरा मतलब जिंक, फीके मतलब आपका आयरन, पकाता है, पकाता मतलब आपका लेड, है मतलब आपका हाइड्रोजन, कौन? कौन मतलब आपका कॉपर, है दोबारा यानी Hg, मरकरी, आगे आगे मतलब Ag, सिल्वर, आओ मतलब Au, गोल्ड। समझे कि नहीं समझे? एक बार दोबारा ध्यान से देख लो। काशी मतलब आपका पोटेशियम, नाथ मतलब आपका सोडियम, का मतलब कैल्शियम, माली मतलब मैग्नीशियम, आलू मतलब एल्यूमिनियम, जरा मतलब जिंक, फीके मतलब आपका आयरन, पकाता मतलब लेड, है मतलब हाइड्रोजन, कौन मतलब कॉपर, है मतलब दोबारा से Hg आपका मरकरी, आगे मतलब Ag सिल्वर, आओ मतलब Au गोल्ड। तो सबसे गोल्ड तरीका है, बढ़िया तरीका है इस चीज को, इस रिएक्टिविटी सीरीज को याद करने का। ध्यान से सुनो। सबसे ऊपर कौन है आपका? कौन है? पोटेशियम। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव भी कौन? पोटेशियम। लेकिन फिर आप जैसे जैसे नीचे आओगे आपकी रिएक्टिविटी सीरीज वैसे वैसे घटती जाएगी, मतलब रिएक्शन करने की क्षमता, रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जाएगी। यानी जैसे सबसे नीचे आप पहुंचोगे, सबसे नीचे कौन है आपका? गोल्ड है, यानी कि गोल्ड सबसे कम रिएक्टिव, द लीस्ट रिएक्टिव मेटल होने वाला है कौन? गोल्ड। और द मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन होने वाला है आपका? पोटेशियम। समझे कि नहीं समझे? याद करने का सबसे बेस्ट तरीका, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है? आगे आओ। समझे कि नहीं समझे? बढ़िया, याद रखना। अब इसका एक, ये तो हमारी हिंदी मातृभाषा का तरीका था, इसका एक अंग्रेजी तरीका भी है, देख लो, याद करना और समझ लो, वरना आपकी मर्जी है, वरना सबसे बेस्ट तरीका बता दिया है, ठीक है। एक बार ध्यान से देखो। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा। मुझे ज़ेब्रा बुलाना बंद करो, अपनी बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। ध्यान से देखो। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा, इंस्टेड लर्निंग हाउ कॉपर मरकरी सेव्स गोल्ड। लर्निंग मतलब लर्निंग मत करने से लर्न कर लेना, ठीक है। इसे काट देता हूं मैं यहां से। देखो, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा, इंस्टेड लर्न हाउ कॉपर मरकरी सेव्स गोल्ड। प्लीज से यहाँ पे क्या बता दिया आपको? पोटेशियम, स्टॉप मतलब सोडियम, कॉलिंग से आपका कैल्शियम हो जाएगा,
मी में एम से आपका मैग्नीशियम, ए से एल्यूमिनियम, जेब्रा से जिंक समझ जाओ, इंस्टेट से आयरन, लर्न से लेड, हाउस से आपका हाइड्रोजन समझो, कॉपर मरकरी वहां पे है ही, सेव मतलब आपका सिल्वर, गोल्ड आपका है ही। समझे कि नहीं समझे? एक बार बोल के दिखाता हूं, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा, इंस्टेड लर्न हाउ कॉपर मरकरी सेव्स गोल्ड। ठीक है, पर अपना गोल्ड तरीका तो भाई यही वाला है। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है? आगे आओ। आया कि नहीं आया समझ में? समझ में आ गया तो बढ़िया, लिख लो, याद कर लो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखो, यहाँ पे आपके लिए कुछ है, यहाँ पे एक बार ध्यान से देख लीजिए इस चीज को। कुछ पहचाना लग रहा है क्या? तो देखो यहाँ पे ये आपसे सवाल पूछ रहा है, क्या आपको रिएक्टिविटी सीरीज अभी जो समझाई थी याद है? एक बार रिकॉल करो, रिकॉल करो, और रिकॉल करने के साथ साथ कमेंट सेक्शन में लिखो। ठीक है, मैं आपके सारे कमेंट्स देखूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं भाई। ध्यान से देखिए, दोबारा से आपका एक क्विक रिवीजन है यहाँ पे, एक बार देख लो भाई। क्या काशी, हर हर महादेव। ठीक है, काशी नाथ का माली आलू जरा जरा आप शॉपिंग करते हो यहाँ पे? मैं तो कभी नहीं गया हूं भाई। ठीक है, जरा। अब ये क्या है भाई? आलू जरा फीके, फीके भाई, ये देखो फीके का एक्सप्रेशन है। ठीक है, फीके पकाता है, कुकिंग चल रही है। कौन है? कहां से आए हैं ये लोग? नहीं, कौन है? आगे आओ। ठीक है, तो ये आपका क्योंकि रिवीजन था, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है? आगे आओ। अब इसी तरीके से आपको रिएक्टिविटी सीरीज बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगी। बस प्रैक्टिस कर लेना, लिख लिख के देख लेना, कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जरूर कर देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं आगे क्या करने वाले हैं। अभी आपने मेटल की सारी रिएक्शन पढ़ी, एयर के साथ, वाटर के साथ, ठीक है, डाइल्यूट एसिड के साथ, फिर उसके बाद एक मेटल की दूसरे मेटल के सॉल्ट के साथ। ठीक है, अब आप जो पढ़ने वाले हो, वो आप पढ़ने वाले हो कि मेटल जब नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, क्या क्या चीजें होती हैं, कैसी उस नई चीज की प्रॉपर्टीज होती है, वो सब। ठीक है, आज की वीडियो में यही सब कवर करने वाले हैं आगे। हाँ, तो भाई थोड़ी सी बेसिक चीजों को रिवाइज करा दूं एक बार। वैसे मैं पहले की वीडियो में करा चुका हूं, तो एक बार पुरानी वीडियो उठा के देख लो भाई, सब क्लियर होगा। ठीक है, ध्यान से देखो, सोडियम की बात करें, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। 11 से मेरा मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने? 11। अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो बनेगी 2,8,1। अब ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग? ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग ये एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ के Na+ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? Na+। तो ध्यान से सुनो, जब इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज करा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करा और इस पे चार्ज आया पॉजिटिव, तो ये क्या बन गया? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। क्या बन गया? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। वैसे बेसिकली इसे आप क्या बोलते हो? इसे आप आयन बोलते हो। क्या बोलते हो भाई? आयन। अच्छा, ये पॉजिटिव आयन है, कौन सा? पॉजिटिव आयन। और पॉजिटिव आयन का नाम क्या होता है? कैटायन होता है भाई। याद आया कि नहीं आया? नहीं आया तो याद रखो, पॉजिटिव आयन का नाम क्या होता है? कैटायन। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, Cl का एग्जांपल लेते हैं। Cl का एटॉमिक नंबर 17, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने? 17। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 2,8,7। अब ध्यान से देखो, 7 को छोड़ना आसान है या फिर 1 को गेन करना? ऑब्वियस सी बात है यार, 1 को गेन करना आसान है, तो क्या कर लेगा ये? 1 को गेन करके अपने ऊपर माइनस का चार्ज लाएगा, क्योंकि भाई देखो, इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो नेगेटिव चार्ज, तो इसके ऊपर 1 का नेगेटिव चार्ज आता है, यानी कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव बन जाता है। अच्छा, इसे भी आप क्या बोलोगे? इसे आप आयन बोलोगे, पर क्योंकि ये एक नेगेटिव आयन है। कौन सा आयन है? नेगेटिव आयन है, तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है एनायन। क्या नाम है बच्चों? एनायन। पॉजिटिव आयन का नाम है कैटायन, नेगेटिव आयन का नाम है एनायन। दिमाग में डाल लो, याद रखो, अगर भूले बहुत मारूंगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? चलो बढ़िया, आगे चलते हैं। कुछ बेसिक थे, अब इसको ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। तो ध्यान से देखो, जब भी एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन, कहने का मतलब जब एक मेटल और एक नॉन मेटल आपस में रिएक्शन करते हैं तो बनता है कंपाउंड। क्या बनता है जी? कंपाउंड बनता है। मेटल और नॉन मेटल के रिएक्शन करने से बनता है कंपाउंड। क्या बना? कंपाउंड बना। अच्छा, अब ध्यान से सुनो, अगर ऐसी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है, क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है, तो ऐसी जो कंपाउंड बना उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड या फिर आयनिक कंपाउंड। समझे कि नहीं समझे? ऐसी रिएक्शन में अगर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है तो जो कंपाउंड बन रहा है उसका नाम होता है इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड या फिर आयनिक कंपाउंड।
समझे कि नहीं समझे? बढ़िया। अगर ऐसी रिएक्शन में शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की, क्या होती है? इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, तो जो कंपाउंड बनता है उसको बोलते हैं कोवेलेंट कंपाउंड। क्या बोलते हैं? कोवेलेंट कंपाउंड। समझे कि नहीं समझे? एक बार लिख के दिखाता हूं दोबारा ध्यान से, चलो आ जाओ भाई, आ जाओ। देखो, अगर रिएक्शन में, किसमें? अगर रिएक्शन में क्या हुआ? अगर रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफर हुई, क्या हुई? इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ, तो ऐसे में जो कंपाउंड बनेगा उसको क्या बोलोगे आप? आयनिक कंपाउंड। क्या बोलोगे? आयनिक कंपाउंड, क्योंकि इसी चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। अगर इस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो जाए, यार क्या हो जाए जी? इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो जाए, तो जो बनता है उसे बोलते हैं कोवेलेंट कंपाउंड। क्या बोलते हैं? कोवेलेंट कंपाउंड, जो कि आप चैप्टर नंबर 4 में पढ़ लोगे। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है कोवेलेंट कंपाउंड, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड को और क्या बोलते हैं बताया मैंने आपको? आयनिक कंपाउंड को और इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड भी कहा जाता है। किसको? आयनिक कंपाउंड को, ठीक है। कोवेलेंट से इतना मतलब अभी इस चैप्टर में नहीं है, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 में आप पढ़ लोगे अच्छे से। क्या इतना समझ में आया? क्या इतना समझ में आया कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है एक आयनिक कंपाउंड, और आयनिक कंपाउंड को इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड भी कहते हैं। अच्छा, समझते हैं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हुआ, ठीक है। एक बार ध्यान से देखो अभी हमने Na और Cl की बात कर लेते हैं। चलो, NaCl, भाई Na की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या 11 है, इसका कितना है? 17 है। कितनी है? 2,8,1 2,8,7। अब ध्यान से देखो यार, ये इस एक को छोड़ेगा, ये इस एक को छोड़ेगा, और ये इस एक को गेन करेगा। मतलब जो ये एक छोड़ा, यही वो एक को गेन कर लेगा। ऐसा हो सकता है ना? हाँ भाई, ऐसा हो सकता है ना? क्या इसने एक छोड़ा, ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग, इसने ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग एक को गेन कर लिया, तो गेन कहां से किया भाई? इसने जो छोड़ा उसने वो गेन कर लिया। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया, इसके पास से इलेक्ट्रॉन कहां चला गया? Cl के पास चला गया, तभी तो इस पे चार्ज आया Na प्लस का, इस पे चार्ज आया Cl माइनस का। जब ये इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ, तो जो बॉन्ड बना, यानी क्या बना? NaCl। ये जो बॉन्ड बना, ये जो कंपाउंड बना, ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं जी? आयनिक कंपाउंड। बहुत बढ़िया। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो कंपाउंड बनता है उसको कहा जाता है आयनिक कंपाउंड। अच्छा, आपके सिलेबस में एक इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी है इस कंपाउंड को समझने के लिए, तो आइए समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे कि अभी हमें पता है कि भाई Na के कितना है? 11 है, Cl का कितना है? 17 है। 2,8,1 2,8,7। तो ध्यान से देखो भाई, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो Na के आउटर मोस्ट शेल में कितना है? अभी सिर्फ 1 है, ठीक है। Cl की बात कर लेते हैं, Cl के आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं? 7। 1 2 3 4 5 6। भाई ऐसे ही करके बनाते हैं, इसको बोलते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। क्या? लुईस डॉट स्ट्रक्चर या फिर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, जहां पे आप डॉट की मदद से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हो, सॉरी, इलेक्ट्रॉन को शो कर रहे हो। क्या? डॉट की मदद से यहां पे आप इलेक्ट्रॉन्स को शो कर रहे हो। क्या कर रहे हो? इलेक्ट्रॉन को शो कर रहे हो, इसलिए इसका नाम है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। समझ में आया कि नहीं आया? वेरी गुड, ठीक है। अब ध्यान से देखो कैसे करेंगे। अब हुआ क्या यहाँ पे? इसका एक, अभी यहाँ पे देखो भाई 2 2 4 2 6, एक कम है, ये रहा एक यहाँ पे। समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? गुड, ठीक है। अब ध्यान से देखो, होगा क्या? इसके पास एक एक्स्ट्रा है यार, और इसके पास एक की कमी है, तो होगा क्या? ये इस वाले एक को छोड़ देगा, यानी ट्रांसफर कर देगा। क्या कर देगा? इस वाले एक को यहाँ पे ट्रांसफर कर देगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये Na प्लस बन जाएगा। समझे कि नहीं समझे? गुड, ठीक है। इसको कुछ इस तरीके से रख देंगे फिर हम, ठीक है। अब बात करते हैं चलो Cl की। अब Cl ने इसे एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया ना, Cl ने इस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, तो चलो Cl को दिखाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। अब ये एक इलेक्ट्रॉन पहुंच चुका है, तो इसलिए 8, ठीक है, और चार्ज आया इसके ऊपर माइनस का। तो ये जो आपके सामने आपको कंपाउंड दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम आयनिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं जी? आयनिक कंपाउंड या फिर इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड, जो कि एक मेटल और एक नॉन मेटल के रिएक्शन से बना है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो एक बार स्लाइड से भी देख लेते हैं इससे अच्छे से, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये देखो, ये रहा, ये इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इसके पास एक की कमी है, तो इसने ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर करा तो इस पे प्लस का चार्ज आया, इस पे आया माइनस का चार्ज, और इस पे ऑक्टेट के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो गया। तो आपके सामने जो बॉन्ड बना उसको बोला आयनिक बॉन्ड,
ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बना उसको बोला आयनिक बॉन्ड, और जो कंपाउंड बना उसको बोल दिया आयनिक कंपाउंड। समझे कि नहीं समझे? आई होप आपको ये समझ में आ गया हो, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज को समझते हैं कि कैसी इनकी प्रॉपर्टीज होती है, कैसा इनका बिहेवियर होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये सब आपने पढ़ लिया है भाई, ये भी देख लिया हमने, ये सब हमने देख लिया, जो अभी बात करी वही सब सेम लिखा हुआ है यहाँ पे, कोई चिंता मत करना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो कुछ इनकी प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं थोड़ा सा आगे। यहां देखिए एक बार ध्यान से, आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड। भाई इनकी जो स्टेट होती है ना, इनका जो नेचर होता है वो कैसा होता है? सॉलिड होता है। ये सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे आपका NaCl, आपका नमक खाते हैं कि नहीं खाते भाई? ज्यादा मत खाइएगा, ठीक है। तो नमक की बात करें तो आपने देखा होगा भाई सॉलिड फॉर्म में होता है, सॉलिड के क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली सॉलिड। आयनिक बॉन्ड हैज अ ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिकॉज ऑफ विच आयन अट्रैक्ट ईच अदर स्ट्रांगली, दिस मेक्स आयनिक कंपाउंड्स सॉलिड। अब होता क्या है यार, देखो आयनिक कंपाउंड जो बना है ना वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बना है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन दे दिया तो यार काफी स्टेबल हो गए हैं दोनों के दोनों, NaBCl भी। तो इनके बीच में ना काफी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है दोनों के बीच में काफी ज्यादा है, तो काफी पास पास आ जाते हैं, जिसकी वजह से सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। कौन? आपका आयनिक कंपाउंड्स। आई होप आपको क्लियर हुआ हो। अच्छा, इसी ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एक बात बताओ, अगर इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो इनको तोड़ पाना मुश्किल है, यानी आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इनको सेपरेट करने के लिए। ज्यादा एनर्जी देने का मतलब है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट और इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? हाई होगा। क्या होगा? हाई होगा। समझे कि नहीं समझे भाई? क्लियर होगा कि नहीं होगा? पढ़ लो भाई, ठीक है। देखो ionic compounds have high melting and boiling points because force of attraction between ions of ionic compounds is very strong। सिंपल था कि नहीं था? ठीक है, समझे कि नहीं समझे भाई? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, तोड़ पाना बहुत मुश्किल है, दूर करने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा? हाई होगा। समझे कि नहीं समझे? अच्छा, यहाँ पे लिखा आयनिक कंपाउंड्स आर ब्रिटल। देखो ब्रिटल ना एक प्रॉपर्टी होती है क्या, कि दिखने में तो यार हार्ड सा लग रहा है लेकिन आसानी से टूट सकता है। मतलब दिखने में तो सॉलिड है लेकिन आसानी से तोड़ा जा सकता है, उसको ब्रिटल कहते हैं। जैसे आपकी गुड़ की बट्टी नहीं होती, खाई होगा आपने, कि दिखने में तो हार्ड से पर ऐसे करते हो टूट जाती है। समझे कि नहीं समझे? तो उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं ब्रिटल। जैसे आपका बिस्किट हो गया यार, हार्ड सा लग रहा है पर ऐसे आसानी से टूट जाता है, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं ब्रिटल। तो आयनिक कंपाउंड्स आर ब्रिटल। समझे कि नहीं समझे? बढ़िया। अब आगे देखो भाई, आयनिक कंपाउंड्स पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। आयनिक कंपाउंड्स पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। देखो ऐसा क्यों होता है कि पानी के अंदर जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, पानी जो है वो इनके बीच के बॉन्ड को तोड़ देगा। भाई पानी जो है, सपोज करो आप NaCl को पानी में डिसॉल्व कर रहे हो, तो पानी Na और Cl के बीच को बॉन्ड को तोड़ देगा, यानी Na अलग हो जाएगा, Cl अलग हो जाएगा, पानी के अंदर आपको आयंस मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? आयंस, कैटायन और एनायन मिल जाएगा। तो इसलिए पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि पानी इनके बीच के बॉन्ड को तोड़ देता है, तो ये पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, किस में डिसॉल्व नहीं होते एक बार देख लो यार ध्यान से, क्या लिखा है यहाँ पे? आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक केरोसिन, पेट्रोल एक्सेट्रा। देखो ऑर्गेनिक का मतलब होता है जिसमें कार्बन हो, सिंपल समझ लो इतना। क्या? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का मतलब जिसमें कार्बन आ रहा है या फिर नीचे मिल रहे हैं रॉ, ठीक है, कार्बन आ रहा है उसमें। तो ये ना ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में इनसॉल्युबल होते हैं। देखो सिंपल सा रीजन, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि केरोसिन, आपका अल्कोहल वगैरह, ये सब इनके बीच के बॉन्ड को तोड़ नहीं पाते हैं, इनके बीच के बॉन्ड को तोड़ नहीं पाते, तो यार डिसॉल्व नहीं हो पाता है। सिंपल सी कहानी है, समझे कि नहीं समझे? गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते ध्यान से देखते रहिए, आगे भी है। आयनिक कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉलिड स्टेट। भाई देखो सॉलिड स्टेट में ना ये बहुत पास है, इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, तो आसानी से टूट नहीं पाएंगे। टूट नहीं पाएंगे तो आयंस नहीं मिलेंगे, आयंस नहीं मिलेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन नहीं होगा। समझे कि नहीं समझे? गुड। लेकिन क्या हो अगर आप इनको पिघला दो, यानी इनकी मोल्टन फॉर्म में ले आओ। जब आप इनको इनकी मोल्टन फॉर्म में ले आते हो तो इनमें से आयंस मिलना काफी आसान हो जाता है। कैसे भाई? देखो सॉलिड फॉर्म में थे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा था, लेकिन जब आप इनको इनकी मोल्टन फॉर्म में ले आए तो आपने उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर दिया, इनकी ताकत को कम कर दिया, जिसकी वजह से थोड़ा दूर दूर हो गए। अब जब इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो चुकी है तो इनको तोड़ पाना आसान है, यानी इनको इनमें से आयंस आपको इजीली मिल जाएंगे, इनमें से आयंस आपको इजीली मिल जाएंगे। इसीलिए सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन नहीं होगा, लेकिन मोल्टन स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन कर देंगे, क्योंकि आपको आयंस आसानी से मिल जाएंगे। समझे कि नहीं समझे? समझे तो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आगे देखते हैं, आगे कुछ है क्या?
देखो वही सब जो भी हमने कहानी पढ़ी है वही सब, ठीक है। आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टेन स्टेट, सेम रीजन, सेम चीज, मतलब द सॉल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड में वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब ये क्यों होता है? क्योंकि सॉल्यूशन में से आयंस मिल जाते हैं, सॉल्यूशन में से क्या मिल जाता है? आयंस मिल जाते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन हो जाता है। बहुत बढ़िया, आई होप आपको समझ में आया हो। एक बार रिवाइज कर लो, क्या आयनिक कंपाउंड बनता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, बहुत बढ़िया। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है कोवेलेंट कंपाउंड, लेकिन हमें आयनिक कंपाउंड समझना है, तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बना आयनिक कंपाउंड, ठीक है। पॉजिटिव आयन को बोलते हैं कैटायन, नेगेटिव आयन को बोलते हैं एनायन। समझे कि नहीं समझे? बहुत बढ़िया। जहां पे आप इलेक्ट्रॉन को शो करते हो डॉट की मदद से, ऐसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। बहुत बढ़िया। फिर कुछ प्रॉपर्टीज थी। पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि भाई आयनिक कंपाउंड जो है वो सॉलिड होते हैं, क्यों होते हैं पता है। दूसरा, ब्रिटल होते हैं, क्यों होते हैं पता है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, क्यों होता है वो भी पता लग गया आपको। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, सॉलिड स्टेट में नहीं करते, ठीक है। मोल्टेन स्टेट में करते हैं, हाँ जी हाँ करते हैं, ये भी पता लग गया आपको क्यों। समझे कि नहीं समझे? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो, तो मेटल का इस्तेमाल करने से पहले मेटल जहां पाया जाता है वहां से निकाला जाना बहुत जरूरी है, और इसी प्रोसेस को एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स कहा जाता है। एक बार दोबारा रिपीट करता हूं कि मेटल्स का अर्थ क्रस्ट में से निकाला जाना, यानी कि एक्सट्रैक्ट किया जाना, इज नोन एज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। आई होप समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से सुनो, आपने मेटल की एक रिएक्टिविटी सीरीज को पढ़ा होगा यार, पढ़ा था ना। तो उसमें कुछ मेटल जो कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं वो सबसे ऊपर बैठे होते हैं, और कुछ मेटल जो कि बहुत कम रिएक्टिव होते हैं वो सबसे नीचे बैठे होते हैं, और कुछ मीडियम रिएक्टिव होते हैं। तो इसी रिएक्टिविटी के बेसिस पे ये एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस को किया जाता है। जैसे जो हाईली रिएक्टिव होते हैं उनके लिए अलग प्रोसेस होती है, जो मीडियम रिएक्टिव होते हैं उनके लिए अलग प्रोसेस होती है, और जो लोएस्ट रिएक्टिव होते हैं उनके लिए अलग प्रोसेस होती है। इन सभी प्रोसेस को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए एक बार, ध्यान से यहां देखिए फटाफट से। देखो, मेटल पाए कहां जाते हैं? अर्थ के क्रस्ट में या फिर सी वाटर में, इन द फॉर्म ऑफ ओर्स। अब ये ओर होता क्या है? देखो, दो चीजें पढ़नी है, एक है मिनरल, एक है ओर। कंपाउंड जो कि अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं उनको मिनरल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिनरल। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। तो कुछ मिनरल में से ना हम जो मेटल हम चाहते हैं उसको आसानी से, आराम से निकाल सकते हैं, और प्रॉफिटेबली यानी मुनाफे के साथ इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और ऐसे मिनरल को ही ओर्स कहा जाता है। समझ में आया? ऐसे मिनरल्स को ही ओर्स कहा जाता है। एक बार दोबारा समझाता हूं विद एग्जांपल, ध्यान से देखिए। यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपके सामने है क्ले और आपके सामने है बॉक्साइट। ध्यान से देखो, क्ले जो है ना, ये इसका फॉर्मूला आप देख पा रहे होंगे, ये इसका फॉर्मूला है। दरअसल ये मिनरल है एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम का मिनरल है, यानी इसके अंदर एल्यूमिनियम पाया जाता है। पर क्या इसमें से हम एल्यूमिनियम को प्रॉफिटेबली, मुनाफे से इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, इसलिए ये सिर्फ मिनरल है और नहीं है। लेकिन वहीं अगर बात करें इसकी बॉक्साइट की, तो ध्यान से देखो बॉक्साइट को, ये बॉक्साइट का फॉर्मूला है यार। इसमें से एल्यूमिनियम को प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है और आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसीलिए ये जो मिनरल है बॉक्साइट, ये एल्यूमिनियम का ओर है। क्या है? एल्यूमिनियम का ओर। आई होप आपको समझ में आया होगा। ध्यान से देखिए एक बार दोबारा। क्या? द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स व्हिच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड मिनरल्स। क्लियर? ओर्स क्या होता है? ध्यान से देखिए, मिनरल दैट कंटेन वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पार्टिकुलर मेटल एंड द मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देम। समझ में आया ना मिनरल और ओर में क्या डिफरेंस है? बहुत बढ़िया। तो आइए सीखते हैं आखिर एक्सट्रैक्शन कैसे होता है। देखो, एक्सट्रैक्शन को ना 3 स्टेप में बांटा गया है। किसमें? 3 स्टेप में एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस को अलग अलग कैटेगरी में कर दिया गया है। देखो, पहले क्या होता है? सबसे पहले तो हम ओर निकाल रहे हैं, ठीक है। अब ओर में ना कुछ गंदगियां होती हैं यार, मेटल के साथ साथ और भी चीजें होंगी ना, कुछ गंदगियां होंगी, लेकिन हमें तो सिर्फ मेटल चाहिए, तो हम उन गंदगियों को हटा देंगे। उन गंदगियों को बोलते हैं गैंग। क्या बोलते हैं? गैंग। अबे डिशुम डिशुम वाली गैंग नहीं, गैंग। अभी पढ़ लेना, स्पेलिंग उसकी अलग होती है, ठीक है। अब गंदगी हटाने के बाद हमें हमारा मेटल मिलता है, अकेला नहीं, कुछ और चीजों के साथ। तो उन चीजों को भी हटाना होता है, उनकी भी अलग अलग प्रोसेस होती है, ठीक है। ये दूसरा स्टेप होता है कन्वर्जन ऑफ मेटल का, कन्वर्जन इनटू मेटल, ठीक है। तीसरा क्या? अब मेटल तो मिल गया, लेकिन थोड़ी बहुत गंदगी और रह गई होगी कभी कभी, तो उस गंदगी को हटाने के लिए हम करते हैं रिफाइनिंग। क्या करते हैं? रिफाइनिंग। रिफाइनिंग मतलब साफ सफाई करते हैं। एक बार ध्यान से देखिए,
चलिए देखो, एक्सट्रैक्शन की ना 3 स्टेप बांटे गए हैं। पहला है आपका कंसेंट्रेशन। कंसेंट्रेशन का मतलब होता है, जैसे मैंने बताया आपको, कि ओर में मेटल के साथ साथ कुछ गंदगियां होंगी जिनको गैंग बोला जाता है। तो इन गंदगियों को हटाने की प्रोसेस को ही कहा जाता है कंसेंट्रेशन ऑफ ओर। समझ में आ गया कि नहीं? बढ़िया। आगे देखो, फिर कन्वर्जन इनटू मेटल। जैसे अभी पढ़ा कि मेटल यार अकेला नहीं होगा, रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग किसी ना किसी के साथ होगा। फॉर एग्जांपल जिंक अकेला नहीं होगा, जिंक कार्बोनेट की फॉर्म में होगा, तो वो कार्बोनेट को हटाना है, ठीक है। तो इसीलिए लिखा है वहां पे कन्वर्जन इनटू मेटल। तीसरा स्टेप क्या? अब जिंक मिल तो गया, पर मान लो थोड़ी बहुत गंदगी रह गई उसके आसपास, तो उसको साफ भी करना है, तो इसको बोलते हैं रिफाइनिंग। क्या बोलते हैं? रिफाइनिंग। साफ सफाई करनी है, अपने दिमाग की भी करो थोड़ी सी, चलेगा तभी बढ़िया करके, ठीक है। तो ये 3 स्टेप में बांटा गया है, कंसेंट्रेशन, कन्वर्जन इनटू मेटल, तीसरा है रिफाइनिंग। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अच्छा, अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे होता क्या है, कैसे होता है देखते हैं एक बार। ये हमारे ओर्स हैं, ठीक है। अब इनके अंदर जो मेटल है ना यार, उनको 3 हिस्सों में डिवाइड करो। सबसे पहले कौन? आपके हाईली रिएक्टिव। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में? याद करो फटाफट से। याद है? याद है कि नहीं? काशीनाथ का महंगा, ठीक है। पहला कौन? ये सोडियम पोटेशियम वगैरह सबसे रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव। फिर आते हैं आपके मीडियम। फिर कौन आते हैं आपके? मीडियम रिएक्टिव, जो बीच में बैठे होते हैं, जैसे जिंक हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, ये सब मीडियम रिएक्टिव है यार। अब बात करते हैं लोएस्ट रिएक्टिव की। लोएस्ट रिएक्टिव कौन होते हैं? आपका गोल्ड, आपका सिल्वर, ये सब बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। तो अकेले मिल जाते हैं, इनका थोड़ा बहुत करना पड़ता है, ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है इनके साथ। चलो ध्यान से देखो कैसे। देखो, जो हाईली रिएक्टिव होते हैं ना, ये ज्यादातर पाए जाते हैं क्लोराइड्स की फॉर्म में। जैसे आपका सोडियम हो गया, आपको मिलेगा सोडियम क्लोराइड, नमक NaCl, समुद्र के नीचे होता है ना, वहां से फिर इवेपोरेशन वगैरह ये सब करके, क्रिस्टलाइजेशन वगैरह करके उसको बाहर निकाला जाता है, ठीक है। तो हाईली रिएक्टिव होते हैं, इनके साथ हम करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल। क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन मतलब बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हुए इनको निकाला जाता है। अब जो मीडियम रिएक्टिव है ना यार, ये 2 भागों में पाए जाते हैं, यानी 2 तरीके से, कुछ कार्बोनेट्स के साथ और कुछ सल्फाइड्स के साथ। यानी कुछ के फॉर्मूले में CO3 आ रहा होगा, कुछ के फॉर्मूले में SO2 आ रहा होगा। एक बार ध्यान से देख लेते हैं कैसे, ठीक है। तो कुछ पाए जाते हैं आपके कार्बोनेट्स की फॉर्म में, कुछ सल्फाइड्स की फॉर्म में। अब इस चीज को भी ध्यान से देखो, यहां पे मैं आगे कर देता हूं थोड़ा सा शिफ्ट। चल थोड़ा ऊपर चल, अटक जाता है कभी कभी, कोई बात नहीं। हाँ ध्यान से देखो भाई, अब जो कार्बोनेट्स वाले होते हैं ना यार, फॉर एग्जांपल जिंक कार्बोनेट हो गया आपका, तो कार्बोनेट वाले के साथ करी जाती है कैल्सिनेशन नाम की प्रोसेस। क्या करी जाती है? कैल्सिनेशन नाम की प्रोसेस। कैल्सिनेशन नाम की प्रोसेस कुछ नहीं करते, जो हमारे कार्बोनेट्स है ना उनको पहले ऑक्साइड बनाया जाता है, क्योंकि ऑक्साइड में से मेटल निकालना आसान होता है, ठीक है। तो पहले कार्बोनेट को क्या बनाया जाता है? ऑक्साइड। ऐसे ही सल्फाइड को भी पहले क्या बनाया जाता है? ऑक्साइड। तो इनको ऑक्साइड बनाने की प्रोसेस को ही कैल्सिनेशन और रोस्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। हाँ, कैरी मिनाती याद आ गया होगा आप सबको तो सुनते ही, ठीक है। तो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, कार्बोनेट के लिए कैल्सिनेशन, सल्फाइड्स के लिए रोस्टिंग। आई होप आपको समझ में आया हो। अब इन दोनों प्रोसेस की वजह से आपको ऑक्साइड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? ऑक्साइड। यहां भी मिल गया ऑक्साइड यार, यहां भी ऑक्साइड मिल गया, ठीक है। ऑक्साइड में से भी तो मेटल निकालना जरूरी है, ऑक्साइड में से क्या निकालना है? मेटल निकालना है। तो सिंपल कुछ नहीं करते, सिंपल सा रिडक्शन कर दो यार, सिंपल सा रिडक्शन। अब ऑक्साइड मतलब उसमें ऑक्सीजन होगी, ऑक्सीजन को हटा दो, मेटल को निकाल लो, और ऑक्सीजन को हटाने की प्रोसेस को ही रिडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं। समझ में आया? तो लास्ट में जाके रिडक्शन करके हमें हमारा क्या मिल जाता है? हमें हमारा मेटल मिल जाता है। समझे कि नहीं समझे? बढ़िया, गुड। अब लोएस्ट रिएक्टिव की बात करें, देखो यार ये ज्यादातर ना सल्फाइड्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। इसमें सल्फाइड, जैसा आपका गोल्ड सल्फाइड हो गया, AU2S, गोल्ड सल्फाइड हो गया, सल्फाइड्स की फॉर्म में पाए जाएंगे। बहुत कम रिएक्टिव है, मुश्किल से मुश्किल सल्फाइड की फॉर्म में मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो सिंपल से क्या कर दो, इनका सिंपल सा इनका रोस्टिंग कर दो, ठीक है। रोस्टिंग कर दो, रोस्टिंग मतलब इनको हीट कर दो, सिंपल हीट कर दो, सिंपल हीट कर दो, आपको आपका मेटल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? मेटल मिल जाएगा। तो समझ में आ गया ना कि हाईली रिएक्टिव के साथ क्या करते हैं, मीडियम रिएक्टिव के साथ क्या करते हैं, और लोएस्ट रिएक्टिव के साथ क्या होता है। एक बार ध्यान से दोबारा देख लो यहाँ पे,
आपके लिए बढ़िया सा बना रखा है। पहला स्टेप कंसेंट्रेशन, समझ गए ना। अच्छा, कंसेंट्रेशन कह लो या फिर एनरिचमेंट कह लो, इसका मतलब याद है ना कि ओर में से गंदगी को निकालने को ही कंसेंट्रेशन या फिर एनरिचमेंट कहा जाता है। दूसरा स्टेप कन्वर्जन ऑफ कंसेंट्रेटेड ओर इनटू क्रूड मेटल। अब कंसेंट्रेटेड ओर मतलब जो साफ वगैरह करके आ गया है हमारे पास, मतलब मिट्टी विट्टी निकाल दी उसमें से, सब हटा दिया, पत्थर वत्थर हटा दिए, ठीक है। तो कंसेंट्रेटेड ओर से मेटल बनाने की प्रोसेस को बोलते हैं कन्वर्जन। जैसे आप ये देख रहे हो ना, पूरा भी हमने पीछे पढ़ा तो पूरा कन्वर्जन की प्रोसेस थी। वहां पे हम क्या कर रहे थे, कंसेंट्रेटेड ओर से मेटल को बाहर निकाल रहे थे। अब मेटल तो मिल गया है, थोड़ा बहुत इंप्योरिटी होगी यार, थोड़ी बहुत मान लो, तो उसको सफाई कर देंगे। इसको बोलते हैं रिफाइनिंग। क्या बोलते हैं, रिफाइनिंग। बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है ना। चलो बढ़िया। अब ध्यान से देखो, ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज ये आपने पढ़ रखी होगी, और ये जो अभी हमने पहले पढ़ा, जैसे हाईली रिएक्टिव के साथ क्या कर दिया, इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन यानी इलेक्ट्रोलिसिस कर दिया। बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी पास कराओ, टूट जाएंगे, मेटल मिल जाएगा। समझे कि नहीं समझे, बढ़िया, प्योर मेटल मिल जाएगा। मीडियम रिएक्टिव के साथ क्या, अगर कार्बोनेट और है, कार्बोनेट मतलब CO3, ठीक है, तो कैल्सिनेशन कर दो। अगर सल्फाइड और है तो रोस्टिंग कर दो। रोस्टिंग वैसे भी आप आजकल करते रहते हैं दूसरे की, ठीक है। तो ध्यान से देखो, कार्बोनेट और कर दो कि कैल्सिनेशन, कार्बोनेट और की कर दो कैल्सिनेशन, सल्फाइड और की कर दो रोस्टिंग। बहुत बढ़िया। अच्छा, कैल्सिनेशन रोस्टिंग करने के बाद आपको आपका ऑक्साइड मिल जाएगा। सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन को लात मारो, मेटल को बाहर निकालो। अब ऑक्सीजन को लात मारी जा रही है का मतलब रिडक्शन हो रहा है, तो ध्यान से देखो, रिडक्शन हो गया और हमारा मेटल मिल गया। प्योरीफाई कर देंगे, रिफाइन कर देंगे, ठीक है। लीच रिएक्टिविटी की बात करो, सल्फाइड और में पाए जाते हैं, हल्की सी रोस्टिंग करी, हीटिंग कर दिया यार, मेटल मिल गया, रिफाइन कर लो बाद में, कोई दिक्कत। अब बड़ा सिंपल है, समझे नहीं समझे, आगे चलते हैं, कुछ एग्जांपल देखते हैं, कुछ एग्जांपल के साथ समझते हैं। ध्यान से देखो आगे। अच्छा, कंसेंट्रेशन में वही लिखा हुआ है यार, इंप्योरिटी को हटाना। इंप्योरिटी को क्या बोलते हैं, इंप्योरिटी को गैंग बोल देते हैं, ठीक है। अब कैसे कैसे हटा सकते हैं, यहाँ पे दे रखा है आपको ग्रेविटी सेपरेशन, ये पढ़ना वढ़ना नहीं है, सिर्फ समझ लो। ग्रेविटी सेपरेशन दे रखा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन मतलब ग्रेविटी की मदद से और इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म की मदद से सफाई वगैरह कर देते हैं, तो हमारा ओर जो होता है वो कंसेंट्रेटेड हो जाता है, साफ हो जाता है। फिर बाद में कन्वर्जन कर दो, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, कन्वर्जन ऑफ कंसेंट्रेटेड ओर इनटू क्रूड मेटल, जो भी पीछे पढ़ा आपने। देखो, ये देखो दिख रहा है, ये कोल है, कोल जानते हो ना, कार्बन की फॉर्म है, कोल है, ठीक है। अब ये इसकी गैंग है, साफ सफाई करने के बाद जो गंदगी निकलती है, गैंग जो निकलती है, देखो गैंग की स्पेलिंग दिख गई ना, ये वाली गैंग नहीं है, पहले कह रहा था मैं, GNGUE, गैंग। समझे कि नहीं समझे, चलो, तो ये गैंग है। आगे देखो ध्यान से, अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, गैंग तो आपको पता लग गई यार, गैंग तो पता लग गई, मतलब ठीक है। रोस्टिंग बता दिया था आपका, क्या सल्फाइड ओर से क्या बनना, ऑक्साइड बनना, इज नोन एज रोस्टिंग। पर एक इंपॉर्टेंट बात है कि रोस्टिंग करी जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। रोस्टिंग मतलब बेसिकली हीटिंग। तो रोस्टिंग के अंदर ना हम सल्फाइड ओर को हीट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, और हमें क्या मिल रहा है, ऑक्साइड मिल रहा है। लेकिन कैल्सिनेशन में उल्टा है, आप हीटिंग कर रहे हो लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ एयर, और मिल क्या रहा है, ऑक्साइड ही मिल रहा है। तो ध्यान से देखो, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, और कार्बोनेट और से क्या बना रहे हैं, ऑक्साइड बना रहे हैं, स्ट्रांगली इन द एब्सेंस ऑफ एयर। इसको बोलते हैं कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। समझ में आया क्या, दोबारा बता रहा हूं। रोस्टिंग करते हैं, ओर को हीट करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्साइड मिल जाता है। कैल्सिनेशन में ओर को हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्साइड मिल जाता है। कोई दिक्कत नहीं है। फिर बाद में है रिडक्शन। रिडक्शन आप सब जानते हो, ऑक्सीजन का रिमूवल, ऑक्सीजन को हटा देना, इज नोन एज रिडक्शन। कोई दिक्कत, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एब्सेंस ऑफ एयर है, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली ये बस आपको ध्यान रखना है, एनसीईआरटी में ऐसा ही है तो ऐसे ही करा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, ध्यान से देखिए। लीस्ट रिएक्टिविटी, जैसे कि अभी बात करी, सबसे कम गोल्ड, मरकरी, सिल्वर, ठीक है, ये सब होते हैं। आप ऐसे देखो यार आपका, अच्छा मरकरी सल्फाइड का नाम दे रखा है यहाँ पे आपको, सिनेबार। क्या दे रखा है, सिनेबार। पहले इसको हीट कर दिया, अबे रोस्टिंग कर दो ना, सल्फाइड है ना, लीस्ट रिएक्टिव है, सिंपल सी रोस्टिंग, सिंपल सी हीटिंग कर दो, आपको आपका मेटल मिल जाएगा।
मतलब ऑक्साइड मिल गया, ठीक है, वही वाला कहानी है। ऑक्साइड मिला, अब ऑक्साइड मिलने के बाद क्या, ऑक्साइड को थोड़ा सा और हीट कर दो, आपको मरकरी मिल गया, ऑक्सीजन गैस बाहर निकल गई, मरकरी मिल गया, मेटल मिल गया। सिंपल यार, इतना आसान है। लीस्ट रिएक्टिव का सबसे आसान है। जैसे अब आपका देखो एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर मेटल, है ना, कॉपर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, देखो ध्यान से, कॉपर ग्लांस, कॉपर सल्फाइड को कॉपर ग्लांस कह देते हैं। इसमें भी क्या करा हमने, सिंपल सी हीटिंग करी तो हमें मिल गया हमारा कॉपर ऑक्साइड और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड। अभी सिंपल सी बात है, देखो रोस्टिंग में क्या होता है, अगर हम ध्यान से देखो यहाँ पे, थोड़ा सा समझाता हूँ यहाँ पे, देखो रोस्टिंग जो होती है ना, आपकी जो रोस्टिंग होती है ये की जाती है सल्फाइड ओर के साथ। किसके साथ, सल्फाइड ओर्स के साथ, जिसमें आपकी सल्फर होता है, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड। तो जो गैस निकलने वाली है कौन होने वाली है, SO2 होने वाली है। अच्छा, अगर बात करें कैल्सिनेशन की, किसकी, कैल्सिनेशन की, तो इसमें होता है कार्बोनेट ओर का, किसका, कार्बोनेट ओर्स का होता है, ठीक है। इसमें जो गैस निकलने वाली है कौन सी होने वाली है, CO2 होने वाली है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आसान सी बात है, आसान सी भाषा है, ठीक है। ध्यान से देखो, ये दे रखा है यहाँ पे आपकी सल्फर डाइऑक्साइड निकल रही है, सल्फर डाइऑक्साइड निकल रही है, थोड़ा सा और हीट करा, मेटल मिल गया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, बढ़िया, आगे चलो ध्यान से। अब यहाँ पे आपका क्या आ गया, मिडल रिएक्टिव, जैसे आपका जिंक हो गया, आपका आयरन हो गया। ध्यान से देखो, जिंक ब्लेंड नाम दे रखा है, जिंक सल्फाइड का नाम है जिंक ब्लेंड, कोई दिक्कत, हीट करा, जिंक ऑक्साइड मिल गया, हीट करा, क्या मिल गया, जिंक ऑक्साइड, हीट करा, क्या मिल गया, जिंक ऑक्साइड। क्योंकि रोस्टिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की जाती है, तो वही लिखा है, रोस्टिंग इज डन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ना, तो ऑक्सीजन ऐड करवा रखी है आपको, इसीलिए यहाँ पे आपको जिंक ऑक्साइड मिला और सल्फर डाइऑक्साइड मिली, कोई दिक्कत। अच्छा, जिंक ऑक्साइड है, सिंपल सा रिडक्शन कर देंगे, देखो यहाँ पे सिंपल सा रिडक्शन कर देंगे कार्बन के साथ। कार्बन इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, कार्बन एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, सामने वाले का रिडक्शन बड़े आराम से करा देता है। इसमें से ऑक्सीजन लेके भाग जाएगा, भाग गया और हमें हमारा जिंक मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। एक और एग्जांपल है, ये तो सल्फाइड ओर का था, ये कार्बोनेट ओर का है, ZnCO3 इज अ कार्बोनेट ओर। हम जानते हैं इसकी कैल्सिनेशन करेंगे मतलब हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ एयर, इसलिए यहाँ पे एयर नहीं है, सिंपल सा जिंक ऑक्साइड मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और इसका हम रिडक्शन कर देंगे, देन हमें हमारा मेटल मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखो बस, अब रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड बाय हीटिंग विद एल्यूमिनियम। अच्छा यार, होता क्या है ना, कार्बन से तो कर रहे हैं, पर कुछ रिएक्शन में एल्यूमिनियम से भी रिडक्शन कर लेते हैं, कुछ जगह पे एल्यूमिनियम से भी रिडक्शन कर लेते हैं। आपकी इसमें से एक रिएक्शन कुछ बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थर्माइट रिएक्शन या थर्मिट रिएक्शन भी कहते हैं, अभी पढ़ेंगे आगे। ध्यान से देखो, मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन कराते हैं एल्यूमिनियम के साथ, किसके साथ, एल्यूमिनियम के साथ। ध्यान से देखिए, MnO2 हो गया, मैग्नीज डाइऑक्साइड हो गया, कॉपर ऑक्साइड हो गया, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करा दी, एल्यूमिनियम बीइंग मोर रिएक्टिव देन मैग्नीज एंड कॉपर, उनको डिस्प्लेस कर देगा, कर दिया, खुद बैठ गया ऑक्सीजन के साथ जाके, खुद बैठ गया ऑक्सीजन के साथ जाके, और हमें हमारे मेटल्स मिल गए, हमें हमारे मेटल्स मिल गए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसमें से एक रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे भी बात करी थी, आयरन ऑक्साइड, क्या, आयरन ऑक्साइड को अगर एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कराया तो इस केस में जो हीट निकलती है ना, बहुत ही ज्यादा होती है, बहुत ही ज्यादा होती है। एक बार ध्यान से देखो, आयरन ऑक्साइड को एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कराया तो आयरन तो मिल गया, क्योंकि एल्यूमिनियम आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया जाके, साथ में बहुत सारी हीट निकली, और ये हीट इतनी ज्यादा होती है ना कि जो आयरन निकला था इसको तुरंत के तुरंत ही पिघला देती है, और इसी का इस्तेमाल करते हैं हम रेलवे ट्रैक्स, जहां पे पटरी होती है ना, मान लो पटरियों में क्रैक आ गया, पटरी टूट गई बीच से, ठीक है, तो वहां पे हम ये रिएक्शन कराएंगे। अब लोहा तुरंत पिघल रहा है, उस पिघले हुए लोहे को तुरंत ट्रैक के ऊपर डाल देंगे, वेल्ड हो जाएगा, ट्रैक बढ़िया काम करेगा, कोई दिक्कत। इसको बोलते हैं थर्माइट रिएक्शन। क्या बोलते हैं जी? थर्माइट रिएक्शन। एक बार पढ़ लो, फेरिक ऑक्साइड व्हेन हीटेड विद एल्यूमिनियम इज रिड्यूस्ड टू आयरन मेटल। In this reaction a lot of heat is produced which melt iron and then iron को डाल देते हैं ट्रैक पे, ट्रैक हो जाता है बढ़िया एकदम ठीक। समझे कि नहीं समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं। बढ़िया। अब आगे हमारी बारी किसकी? हाईली रिएक्टिव की। किसकी? हाईली रिएक्टिव की। देखो एक बार अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करो,
दोबारा देखो, आई एम श्योर समझ में आ जाएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। हाईली रिएक्टिव मेटल की बात हो रही है, तो देखो हाईली रिएक्टिव की बात हमने करी थी, इलेक्ट्रिसिटी पास करा दो अपने आप ही मिल जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी पास करा दो अपने आप मिल जाएगा। जैसे आपका NaCl, NaCl में क्या होगा, डाल देंगे, ठीक है, कैथोड एनोड, इलेक्ट्रिसिटी पास करा देंगे तो आपका Na अलग Cl अलग, Na हम बाहर निकाल लेंगे। जैसे ध्यान से देखो यहाँ पे ये रहा, Na अलग Cl अलग, Na हमें मिल जाएगा, Na को हम बाहर निकाल लेंगे। जैसे दे भी रखा है आपका यहाँ पे कि सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस जानते हो कि नहीं जानते? अबे इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से तोड़ना, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से तोड़ना। भाई ध्यान से देखो, एक बीकर बना के समझाता हूं। ये आपका एक बीकर है, इसमें डाल दिया हमने एक कैथोड एक एनोड, ये आपकी मान लो कैथोड हो गई, ये आपकी मान लो एनोड हो गई। अब हम जानते हैं एनोड बीइंग पॉजिटिव एंड कैथोड बीइंग नेगेटिव। अंदर है NaCl का सॉल्यूशन, किसका? NaCl का सॉल्यूशन। देखो NaCl सॉलिड में मिलता है, तो ऐसे तो नहीं मिलने वाला सोडियम उसमें से, NaCl का पहले मोल्टेन फॉर्म करेंगे। कौन सा फॉर्म? मोल्टेन फॉर्म, पिघला हुआ फॉर्म, लिक्विड फॉर्म बेसिकली। तो ये हो रहा है NaCl मोल्टेन फॉर्म में अपना, ठीक है। अब सेल से कनेक्ट है, बैटरी से कनेक्ट है, ठीक है, थोड़ा उल्टा हो गया, हाँ ठीक है, ये आपका प्लस का, ये आपका माइनस का, ठीक है। अब करंट पास होगा, चालू करा, करंट पास होगा, करंट फ्लो करेगा, तो होगा क्या, ये जो NaCl है ना, ये जो NaCl है, इट विल डिकम्पोज इनटू Na प्लस एंड Cl माइनस। ये देखो इधर रखा है यहाँ पे, NaCl डिकम्पोज होगा, Na मिलेगा, Cl मिलेगा, Na को निकाल लेंगे, Na तो चाहिए था, हो गया हाईली रिएक्टिव मेटल का भी एक्सट्रैक्शन, कोई दिक्कत? ध्यान से चलिए, मेटल ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन आर प्योर इन फॉर्म। ये प्योर होते हैं, इनकी रिफाइनिंग करने की जरूरत नहीं होती है। अब सारा एक्सट्रैक्शन का टॉपिक तो होता है खत्म। उसमें आपने पढ़ा कि हाईली रिएक्टिव को कैसे करते हैं, मीडियम रिएक्टिव को कैसे करते हैं, लोएस्ट रिएक्टिव को कैसे करते हैं, सब समझ में आया ना? नहीं आया तो एक बार वीडियो को पीछे करो, पूरा देखो, पक्का आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं लास्ट स्टेप पे, जहां पे हम थोड़े से इम्प्योर रह गए मेटल को रिफाइन कर रहे हैं, यानी कि साफ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? साफ कर रहे हैं। ध्यान से देखो कैसे करते हैं, रिफाइनिंग ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल, रिफाइनिंग या फिर प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल, कुछ भी कह लो। इसमें भी हम इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, बिजली का, ठीक है। वो गाना सुना ना, बाबूजी बिजली, चलो छोड़ो। इसमें भी हम इस्तेमाल करते हैं, आपकी इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रिसिटी की मदद से रिफाइन करा जा रहा है ना। अब ध्यान से देखो यार, कुछ नहीं होता, मैं आपको अलग से समझाता हूं। तो ध्यान से देखो, ये एक बीकर ले लेते हैं, भाई हमारा बीकर हो गया, ठीक है। अब ये जो सोल्यूशन है ना यार, ये भी कॉपर का ही रहेगा, ये सोल्यूशन भी किसका रहेगा? कॉपर का ही रहेगा। इसका रीजन है, आगे पढ़ेंगे क्यों, ठीक है। तो मान लो भाई ये आपकी इलेक्ट्रोड्स हो गई, एक आपकी हो गई एनोड, कौन सी? एनोड। एक आपकी हो गई कैथोड, एक क्या हो गई? कैथोड। अब यहां से टर्मिनल कनेक्ट कर दो अपने अपने टर्मिनल। एनोड आप जानते हो पॉजिटिव होती है, कैथोड आप जानते हो नेगेटिव होती है। समझे कि नहीं समझे? तो एनोड हो गई, कैथोड हो गई। अब होगा क्या कि जिस चीज को प्योर करा जा रहा है, जिस चीज को प्योर करा जा रहा है, उसको हम रखेंगे किस पे? एनोड पे। किस पे रखेंगे? एनोड पे। यानी कि बेसिकली यहां पर आपका होता है इम्प्योर मेटल। क्या होता है? इम्प्योर मेटल, जिसको आप प्योर करने वाले हो, जिसको आप प्योर करने वाले हो। और कैथोड पे आपकी पतली सी स्ट्रिप होती है, थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल, थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल। कोई दिक्कत? पक्का कोई दिक्कत नहीं है? बढ़िया। अब ध्यान से देखो, इम्प्योर मेटल किसका कर रहे हैं? कॉपर का ना। तो मान के चलो यहाँ पे कॉपर है, ठीक है। ये प्योर मेटल भी कौन होगा? कॉपर होगा। और सोल्यूशन भी किसका होगा? कॉपर का होगा। तो जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी को पास करोगे, तो इम्प्योर मेटल, सपोज करो ये रहा, ये देखो, ये कॉपर यहाँ पे ऐसे इम्प्योर है, ऐसे 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 कॉपर इम्प्योर कॉपर है। तो इस इम्प्योर कॉपर में से ना कॉपर निकल के, कौन? कॉपर निकल के पहुंच जाएगा कैथोड पे। कॉपर निकल के पहुंच जाएगा कैथोड पे। और ये जो पतली सी स्ट्रिप थी, ये धीरे धीरे मोटी हो जाएगी, क्योंकि इस पे कॉपर आके जम रहा है, कॉपर आके जम रहा है, ठीक है। तो कॉपर तो हमारा पहुंच गया, मतलब जिसको हम प्योर कर रहे थे उसमें से निकल के कॉपर हमारा पहुंच गया कैथोड पे, यानी थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल पे। अब जो गंदगी थी,
जो गंदगी थी वो गंदगी कहाँ बैठ जाएगी, वो गंदगी सारी की सारी नीचे बैठ जाएगी, वो गंदगी सारी की सारी नीचे बैठ जाएगी, क्योंकि वो गंदगी मड बोल लो, मड गंदगी मिट्टी, वो जो मड है वो एनोड के नीचे बैठी है, इसीलिए इसको बोलते हैं एनोड मड। क्या बोलते हैं जी, एनोड मड कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं होगी, बढ़िया। तो ऐसे करके देखो यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा प्योर मेटल इकट्ठा हो जाता है, यानी अब रिफाइनिंग कंप्लीटली डन हो चुकी है। तो ऐसे करी जाती है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। कोई दिक्कत, रिफाइनिंग का टॉपिक भी खत्म। एक बार देख लो ध्यान से, ये कुछ यहां पे देखना, एक बार देखो, ये रहा बैटरी है, प्लस हो गया माइनस हो गया, प्लस वाला यानी आपका एनोड, प्लस वाला यानी आपका एनोड। अब इस पे किसे रखा है, इम्प्योर मेटल को रखा है, ठीक है। माइनस वाला यानी आपका कैथोड, इस पे किसको रखा है, प्योर को, जो अभी हमने समझा। और सोल्यूशन भी किसका रहेगा, जिसकी रिफाइनिंग कर रहे हो सोल्यूशन भी उसी का रहेगा। इसका भी कारण है, क्यों, अब ध्यान से समझो इस चीज को भी। तो देखो भाई, मान लो ये हम कॉपर का ही लेके चलते हैं एग्जांपल, ठीक है। ये आपका कॉपर सल्फेट हो गया, कौन हो गया, कॉपर सल्फेट। ये आपकी एनोड और कैथोड हो गई। यहाँ पे आपका इम्प्योर कॉपर, कौन, यहाँ पे आपका इम्प्योर कॉपर, यहाँ पे आपका प्योर कॉपर, ठीक है। अब कनेक्ट कर दो भाई, ये लो कनेक्ट कर दो, प्लस यहाँ पे आपका माइनस, कनेक्ट भी कर दिया। अब ध्यान से सुनना यार, यहां से जो कॉपर है वो निकल के जा रहा है, यहां से कॉपर निकल के जा रहा है प्योर पे, ठीक है। अब एक कॉपर तो निकल के जा रहा है, पर कब तक जाएगा, जब तक करंट फ्लो करेगा। तो करंट कैसे फ्लो करेगा, करंट इस सॉल्यूशन से फ्लो करेगा, करंट इस सॉल्यूशन से फ्लो करेगा। अब उस करंट का फ्लो मेंटेन करना जरूरी है। यानी बेसिकली क्या होगा, सपोज करो कि भाई होता क्या है ना, ये टूटता है, ये टूटा Cu2 प्लस में, अभी समझते हैं, ये टूटा Cu2 प्लस में और SO4 2 माइनस में। समझे कि नहीं समझे, बढ़िया। असल में क्या हो रहा है वो समझा रहा हूं। तो ये टूट गया। अब ये जो टूटा ना, ये वाला यहां जो टूटा, ये टूट गया ना Cu2 प्लस और SO4 2 माइनस में। तो ये जो सॉल्यूशन में से कॉपर के आयंस बन रहे हैं, सॉल्यूशन वाले कॉपर के आयन क्या करते हैं, वो यहां पहुंच जाते हैं, कैथोड नेगेटिव है ना, वो यहां पहुंच जाएंगे, ठीक है। और इस इम्प्योर कॉपर में से कॉपर निकल के सॉल्यूशन में आ जाता है। किसमें आ जाता है, सॉल्यूशन में आ जाता है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि सॉल्यूशन में से कैथोड पे जा रहे हैं और एनोड में से सॉल्यूशन में आ रहे हैं। दोबारा बोल रहा हूं, सॉल्यूशन में से कैथोड पे जा रहे हैं और एनोड से निकल के सॉल्यूशन में आ रहे हैं। तो एक फ्लो बन गया, एक क्या बन गया बच्चों, एक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बन गया, जिसकी वजह से हमारा कॉपर धीरे धीरे करके प्योर हो जाएगा और हमारी रिफाइनिंग हो जाएगी। इसीलिए सॉल्यूशन भी उसका होना चाहिए जिसकी रिफाइनिंग हो रही है, जिसकी क्या हो रही है, रिफाइनिंग हो रही है। ध्यान से देखो, ये मैंने आपका स्लाइड में क्वेश्चन भी बना रखा है, एक बार पढ़ लो यहाँ पे कि व्हाई इज मेटल सॉल्यूशन यूज्ड इन इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ दैट मेटल, कि जिस मेटल की रिफाइनिंग हो रही है सॉल्यूशन उसी का क्यों लिया जाता है। तो एक बार ध्यान से पढ़े कि इन द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग acidified metal solution is used because on passing current through the electrolyte मतलब solution, ठीक है, जो टूटने पे आयंस देगा, the metal ions from the anode migrate into solution, एनोड से आ रहे हैं सॉल्यूशन में, ठीक है, and equal amount of metal ion from solution migrate to cathode, और सॉल्यूशन से जा रहे हैं कैथोड में। दोबारा बोलता हूं, एनोड से सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन से कैथोड में, एनोड से सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन से कैथोड में। तो एक फ्लो बन गया, बढ़िया फ्लो बन चुका है और रिफाइनिंग हमारी अच्छे से हो जाएगी। ध्यान से देखो, दिखा है ना, इट मेंटेन्स द फ्लो ऑफ आयंस। इसी वजह से रिफाइनिंग जिसकी कर रहे हो सॉल्यूशन भी उसी का होना चाहिए। समझ गए ना कि ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ आयंस मेंटेन रहता है। तो ध्यान से देखो, ऊपर दे रखिए कॉपर का एग्जांपल क्यों लिया मैंने, इसलिए क्योंकि आपके एनसीईआरटी में भी कॉपर के एग्जांपल समझाया गया, तो आपको याद भी रहेगा। एनोड मड मैंने आपको बता दिया, जो मिट्टी इकट्ठा हो गई है आपकी एनोड मड है, ठीक है। ये पूरा एक्सपेरिमेंट जो अभी हमने समझा था, तो आई होप आपको समझ में आया होगा यार, और चैप्टर पढ़ने में ये वाला मजा भी आया होगा। मुझे तो बहुत मजा आया इस टॉपिक के अंदर, आपको भी आया होगा। अब पढ़ते रहिए, इसको रिवाइज जरूर करिए, एक बार दोबारा से पीछे जाइए, दोबारा से देखिए, बहुत बढ़िया रिवाइज होगा, बहुत बढ़िया समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप देख रहे हैं आपका अपना द लॉन्च पैड कोचिंग क्लासेस।